वेलकम फ्रेंड्स, ये स्नैपशॉट्स क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड है और इसका नाम है रंगाज मैरिज। ये स्टोरी लिखी है मास्टी वेंकटेश अयंगर ने और ये कन्नड़ लैंग्वेज के राइटर हैं। इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं और इनकी कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले तो इसका हम समरी पढ़ते हैं जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। रंगा, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who had been to the city to pursue his studies. रंगा जो एक अकाउंटेंट का बेटा है, इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड। तो ये काफ़ी रेयर ब्रीड का है, मतलब बाकी लोगों से अलग है, बाकी लोगों से हटके है। वो किस लिए? अमंग द विलेज फोक। और किन लोगों से हटके है? जो उसके गांव के लोग हैं। विलेज फोक मतलब गांव वाले, उसके साथ ही गांव वाले जो हैं उनसे हटके है कुछ। हु हैड बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़, क्योंकि ये शहर गया था अपने गांव से दूर अपनी पढ़ाई पूरी करने, अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने। अब क्या होता है कि गांव में हर कोई हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करता, हर कोई बाहर शहरों में पढ़ने नहीं जाता या अच्छी जगह स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने नहीं जाता। तो इस वजह से ये रेयर ब्रीड है रंगा, और इसलिए ये बाकियों से थोड़ा हटके है क्योंकि ये शहर में पढ़ाई करने गया। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. और जब वो अपने गांव वापस आता है, when he returns to his village from the city of Bangalore, बैंगलोर सिटी से जब वापस आता है अपने गांव, तो क्या होता है? द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस, तो भीड़ जमा हो जाती है उसके घर के चारों तरफ। टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट, तो ये देखने के लिए कि क्या वो रियल में चेंज हुआ है, शहर जाके उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सब देखने के लिए वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और आर दे, उसके शादी को लेकर जो ख्यालात हैं वो थोड़े से बदल गए हैं, और या बदले भी हैं रियली, और आर दे लास्ट में लिखा है। क्या सच में बदले भी हैं या नहीं, वो इस स्टोरी में पता चलेगा हमें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। When you see this title, some of you may ask, रंगाज मैरिज। जब आप इस स्टोरी का टाइटल देखेंगे तो आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे क्या कि रंगा की शादी हो रही है, रंगा की शादी। लेकिन इस तरह का टाइटल क्यों नहीं है, मतलब ये इंग्लिश टाइटल क्यों दिया है रंगाज मैरिज? इसको कन्नड़ टाइटल भी तो दिया जा सकता था, जैसे कि वाई नॉट रंगनाथ विवाह। तो ये कन्नड़ लैंग्वेज में सेम मीनिंग हुआ कि रंगा का विवाह, रंगा की शादी, और रंगनाथ विजय या फिर रंगा की विजय। इस तरह से हम क्यों नहीं एड्रेस कर रहे, हम इंग्लिश में ही क्यों लिख रहे हैं कि रंगाज मैरिज? तो ये एक सवाल किया है राइटर ने। वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण। और राइटर कहते हैं हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि मैं कोई और बहुत फैंसी सा वर्ड यूज़ कर सकता था इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण। हालांकि सबका मीनिंग वही निकल के आएगा कि रंगा की शादी हो रही है या रंगा का विवाह हो रहा है। पर मैंने ये सारे फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करे, मैंने सिंपली रंगाज मैरिज यूज़ कर लिया। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। लेकिन ये स्टोरी जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में नहीं है, जगन्नाथ की विजय के बारे में नहीं है कि मैं उसका नाम जगन्नाथ विजय रखता, या फिर गिरिजाज वेडिंग, या फिर गिरिजा की शादी हो रही है तो गिरिजाज वेडिंग रख देता। क्योंकि इस कहानी की जो सेंट्रल थीम है, इस कहानी का जो मेन पर्पस है बताने का, वो ये नहीं है, वो कुछ और है। अब वो क्या है, वो स्टोरी पढ़ के मालूम चलेगा। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। तो मैंने रंगाज मैरिज इसीलिए नाम रखा है क्योंकि रंगा की शादी अपने आप में एक बड़ी बात है, वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल थीम है इस शॉर्ट स्टोरी की। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रंगाज मैरिज रखा और कुछ और नहीं रखा। होसाहली इज़ आवर विलेज, तो इनके विलेज का नाम है होसाहली। होसाहली एक गांव का नाम है जिसमें ये पूरा प्लॉट तय सेट किया गया है, और रंगा भी इसी गांव का है जो बैंगलोर स्टडीज़ करने गया था। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो? व्हाट अ पिटी, तुमने इस शहर के बारे में ज़रूर सुना, तुमने इस गांव के बारे में ज़रूर सुना होगा। नहीं सुना? ओह व्हाट अ पिटी, कितने शर्म की बात है। एक तरह से कि अपने आप से अफसोस भी कर रहे हैं राइटर कि हमारा गांव इतना भी फेमस नहीं है, इतना भी कोई नहीं जानता हमारे गांव को, कि आपने नाम ही नहीं सुना हमारे गांव का।
ऑब्वियसली नहीं सुना होगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे गाँवों के नाम हर कोई नहीं सुन पाता। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। राइटर कहते हैं कि लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने हमारे गांव का नाम नहीं सुना। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। इसका रीज़न ये है कि इस गांव का कोई भी मेंशन नहीं है, कहीं भी इस गांव का जिक्र नहीं हुआ, किसी भी जियोग्राफी बुक में, किसी भी नक्शे में, किसी भी मैप में इसका जिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब जिक्र ही नहीं है तो कोई नहीं जानता होगा। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably do not know that such a place exists and so make no mention of it। जो वो साहिब थे ना इंग्लैंड के, इंग्लैंड साहिब मतलब जो ब्रिटिशर्स जो हम पे रूल करके गए हैं, तो वो जो साहिब्स थे इंग्लैंड के, राइटिंग इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में लिखते थे, प्रॉबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट्स। प्रॉबली मतलब शायद, इस बात की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि उनको ये मालूम ही नहीं होगा कि एक गांव जिसका नाम होसाहली है वो एग्जिस्ट भी करता है कहीं पर। तो होसाहली गांव एग्जिस्ट करता भी है, ये बात अंग्रेज़ों को शायद नहीं पता हो, शायद, क्योंकि जब जिक्र ही नहीं किया मैप में तो शायद नहीं पता होगी। ये ऐसा राइटर सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। और शायद यही वजह रही होगी कि इस गांव का कहीं पर भी किसी ने कोई मेंशन नहीं किया। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। हमारे खुद के लोग, हमारे खुद के जो लोग हैं, खुद के लोग मतलब इंडियंस, इंडियंस भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। इंडियंस भी भुला चुके हैं इस गांव को। यू नो हाउ इट इज़। तुम्हें मालूम है कि ये किस तरह की बात है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। इंडिया में फ्लॉक ऑफ शीप वाली मेंटालिटी चलती है, भेड़ चाल वाली मेंटालिटी चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ने कोई काम किया तो बाकी सब उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने में लग जाते हैं। तो वही लिखा है, वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट। एक शीप अगर पिट में, गड्ढे में जाए, एक भेड़ अगर गड्ढे में जाए, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। तो बाकी के जितने भी होते हैं वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। ये नहीं देखते कि हम भी गड्ढे में गिरेंगे या हमारा भी नुकसान होगा, बस लोग उसके पीछे ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसे ही इंडियंस की मेंटालिटी भी है कि जैसा हो गया, जैसा ब्रिटिशर्स करके चले गए, बस वैसा ही हम फॉलो करते रहेंगे। कुछ अपने मन से या अपनी इनोवेटिव, अपनी क्रिएटिविटी लगाकर कुछ नहीं करेंगे। यानी कि उस गांव को बाद में भी मेंशन कर सकते थे मैप में, पर ऐसा नहीं हुआ। When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? अब देखो, जब दो लोगों ने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले तो जो इंग्लैंड के साहिब्स थे, जो वेल एजुकेटेड थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया हमारे गांव पर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे इंडिया के खुद के जियोग्राफर्स थे, जब अंग्रेज़ चले गए उसके बाद जो जियोग्राफर्स आए इंडिया में, उन लोगों ने भी हमारे गांव को कहीं रेफ़र नहीं किया मैप पे, कहीं जिक्र नहीं किया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर्स टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू? तो आप फिर उन पुअर कार्टोग्राफर्स से उम्मीद नहीं रख सकते। कार्टोग्राफर होते हैं जो मैप ड्रॉ करते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी से हम डिजिटली मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, पर पहले क्या होता था, ऑन पेपर्स मैप को ड्रॉ किया जाता था, और उसके लिए भी अंदाज़ा लगाया जाता था, क्योंकि हमारे पास कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता सके कि कौन सी जगह मैप में कहाँ पर आनी है। तो इसलिए हम कार्टोग्राफर्स को हायर करते थे, और उन कार्टोग्राफर्स का काम यही रहता था कि लैंड को मेजर करें और उसको मैप में एज अ मैप, उसको पेपर पे एज अ मैप उसको उतारें। तो कार्टोग्राफर्स से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो इस छोटे से गांव को मैप पे लगाएंगे, जब अंग्रेज़ों के साहिब्स जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो नहीं लगा पाए, और हमारे इंडिया के खुद के पढ़े लिखे जियोग्राफर्स नहीं कर पाए, तो हम इनसे तो उम्मीद नहीं रख सकते। एंड देर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। और यही नहीं, किसी भी मैप में हमारे विलेज की शैडो तक नहीं है, हमारे विलेज का एक छोटा सा जिक्र तक नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। सॉरी, मैंने कहीं और से बात शुरू करी थी। मैंने इस स्टोरी के टाइटल से बात शुरू करी थी कि ये रंगाज मैरिज क्यों रखा, और ये बात करते करते कहीं और चले गए। हम इस बात पे चले गए कि हमारे गांव का ही जिक्र नहीं है। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट करिगडबू इज़ टू अ फेस्टिव मील, then Hosahali is to Mysore state what the filling is to the Karigadabu।
अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लाइन है पर समझना ईजी है, मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। देखो सबसे पहले इसके वर्ड्स सीख लेते हैं कि क्या क्या है इस सेंटेंस में वर्ड्स, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। पहली बात तो ये दिया हुआ है वर्ड करिगडबू। करिगडबू एक स्वीट है, जैसा कि इस के फुटनोट्स में भी लिखा है, चलो चेक करते हैं। ए साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर। एक साउथ इंडियन मिठाई है जिसके अंदर कोकोनट और शुगर भरी हुई होती है अंदर, और ऊपर से ये फ्राइड होती है, तो ये एक तरह की मिठाई हो गई। अब दूसरा वर्ड है मैसूर स्टेट। देखो वैसे तो इस टाइम पर प्रेजेंट डे इंडिया में मैसूर एक सिटी है, पर मैसूर स्टेट हम कर्नाटका को कहा करते थे, क्योंकि मैसूर सिटी कर्नाटका में ही है, और जो पूरा कर्नाटक स्टेट है वो मैसूर स्टेट कहलाता था पहले, लेकिन अब उसका नाम चेंज होकर कर्नाटका स्टेट हो गया है। और ये जो होसाहली गांव है ये भी कर्नाटका स्टेट में ही है, मैसूर के पास में ही है शायद ये। तो ये अभी देखो, अब आपको रिलेशन समझ पाओगे कि क्या कह रहे हैं। और यहाँ भारतवर्ष सिंपली इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, भारतवर्ष मतलब इंडिया। तो इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, तो कह रहे हैं कि अगर स्टेट ऑफ मैसूर भारतवर्ष का एक बहुत अहम हिस्सा है, व्हाट द स्वीट करिगडबू इज़ टू अ फेस्टिव मील, जिस तरह से करिगडबू मिठाई एक फेस्टिव मील का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मैसूर स्टेट की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है ब्रिटिश टाइम में, और इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंडिया का, मतलब ये पूरा इंडिया और ये छोटा सा मैसूर स्टेट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। ऐसे ही करिगडबू एक फेस्टिव मील, मतलब कोई फेस्टिवल होगा या कोई दावत होगी अच्छी खासी, तो उस मील का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ये मिठाई। तो ये पूरा फेस्टिव मील और ये करिगडबू, तो इसी तरह से कोरिलेशन बैठा रहे हैं। और आगे लिखा है देन होसाहली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज़ टू द करिगडबू। तो फिलिंग का मतलब जो मिठाई के अंदर भरा हुआ होता है, तो इस मिठाई के अंदर क्या भरा हुआ है, कोकोनट और शुगर, जिससे इस मिठाई की एक्चुअल मिठास आती है। तो लिख रहे हैं देन होसाहली इज़ टू मैसूर, तो होसाहली भी इसी तरह है मैसूर के अंदर, जैसे उस मिठाई के अंदर वो कोकोनट और शुगर। तो कह रहे हैं कि उस कोकोनट और शुगर के बगैर वो मिठाई अधूरी रह जाएगी, ऐसे ही होसाहली गांव के बगैर ये मैसूर का स्टेट अधूरा सा रह जाएगा। तो ये कोरिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। जैसा भी मैंने कहा अभी वो एब्सोल्युटली ट्रू है, मतलब मैं अपने गांव की ज़बरदस्ती तारीफ़ नहीं कर रहा, ये गांव एक्चुअल में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आगे पता चल सकता है हमें। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं आपकी क्वेश्चनिंग पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है मेरे गांव को लेकर या मेरी बात को लेकर, या आप मेरी बात नहीं मानते, तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। आपको जो मानना है मान सकते हैं, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। लेकिन मैं भी अपने ओपिनियन पे अड़ा रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहली। मैं अकेला तो नहीं हूँ जो होसाहली के बारे में इतना ग्लोइंगली बोलता है, जो होसाहली की इतनी तारीफ़ कर रहा है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे यहाँ पता है एक डॉक्टर भी है, हमारे गांव में एक डॉक्टर है। तो इनके लिए कितनी बड़ी बात है, नॉट एज अ राइटर, नॉट एज अ ह्यूमन, बट मैं कह रहा हूँ कि एक गांव वालों के लिए एक डॉक्टर का होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गांव में अक्सर हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते, हेल्थ केयर अच्छी नहीं हुआ करती, और जब भी गांव में कोई बीमार पड़ता है तो या तो घर पे ही उसका मजबूरी में इलाज करना पड़ता है, या फिर उनको कहीं दूर शहर में ले जाया जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन इनका गांव थोड़ा अलग है, इनके गांव में एक डॉक्टर भी है, तो इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई बीमार पड़ता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन डॉक्टर। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। अब उस डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्टा। ही अग्रीज़ विद मी, वो भी मेरी बात से एग्री करते हैं कि हमारा ये गांव बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा ये गांव उतना ही इम्पॉर्टेंट है मैसूर स्टेट के लिए जितना वो शुगर और कोकोनट उस मिठाई के लिए, और जितना मैसूर इंडिया के लिए। तो ये बात जो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर भी एग्री करता है मेरी बात से। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड, ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं वो डॉक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा जगह पर जा चुके हैं, तो इसीलिए उनको दुनिया की समझ है, इसीलिए उनको एक्सपीरियंस है, और वो इस बात का प्रमाण दे सकते हैं, इस बात का एविडेंस या सबूत दे सकते हैं कि ये गांव रियली में इम्पॉर्टेंट है।
नो नॉट इंग्लैंड, हाँ वो इंग्लैंड नहीं गए कभी, बहुत सारी जगह गए हैं पर इंग्लैंड नहीं गए। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। अगर कोई उनसे पूछता है कि क्या आप कभी इंग्लैंड गए हो, क्या आप कभी अंग्रेज़ों के देश गए हो, तो वो क्या कहते हैं, नो अनया, नहीं भाई, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने ये काम तुम पे छोड़ दिया है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर भी फुटनोट्स में लिखा है अनया का मीनिंग, तो देख लेते हैं। इन कन्नड़ा ए रेस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर, तो कन्नड़ में एक एल्डर को या अपने से बड़े को एड्रेस करने के लिए, उनको कुछ बोलने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं अनया। जैसे हम कहते हैं ना यहाँ हिंदी में बड़े भाई या भाईजान या कुछ भी ऐसा वर्ड जिससे सामने वाले को हम रेस्पेक्ट दे सकें, तो ये भी इस तरह का एक वर्ड है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, एक फ्ली पेस्टर्ड डॉग की तरह भागना मेरे लिए नहीं बना। अब फ्ली पेस्टर्ड का मतलब समझो आप, फ्ली का मतलब होता है एक इंसेक्ट, पिस्सू को कहते हैं, जो एक तरह से पैरासाइट होता है, जो होस्ट हमारी बॉडी को बनाता है और हमारा खून चूसता रहता है या हमारी बॉडी से फीड ऑफ करता रहता है, अपना खाना लेता रहता है, और वो बहुत इरिटेटिंग सा होता है। और पेस्टर का मतलब होता है किसी को सताना, किसी को परेशान करना। तो फ्ली पेस्टर्ड डॉग का मतलब एक ऐसा डॉग, एक ऐसा एनिमल जिसके ऊपर फ्लीज़ ने हमला कर दिया हो। अचानक से अटैक नहीं करा, पर धीरे धीरे फ्लीज़ ग्रो करने लगी उसकी बॉडी पे, और उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा इचिंग होने लगती है, इतनी ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है उसको, कि वो कहीं भी भागता है इधर से उधर, ताकि उस इचिंग से बच सके वो। पर वो एनिमल है, किसी से बोल नहीं सकता या किसी को अपनी दुख बयान नहीं कर सकता, तो वो इधर से उधर भागता रहता है। तो वो डॉक्टर यही कहते थे हमेशा, रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। ये भी डॉक्टर का ही डायलॉग चल रहा है यहाँ से, नो अनया से। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डायलॉग, इन्वर्टेड कॉमास, एंड यहाँ फिनिश हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि फ्ली पेस्टर्ड डॉग की तरह भागना ये मेरा काम नहीं है, मैं इसीलिए इंग्लैंड नहीं जाता। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, मैंने अपने टाइम में कुछ जगहें देखी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी नहीं गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब रियलिटी तो ये है। अब ये राइटर कहने लगते हैं, यहाँ डॉक्टर का डायलॉग एंड और यहाँ राइटर का नरेशन शुरू। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। तो बात सच बात तो ये है कि उन्होंने कई सारी प्लेसेस देखी हैं। वो हम्बल बनते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा दिखाना, शो ऑफ नहीं करना चाहते, तो वो इसीलिए कहते हैं कि मैंने कुछ प्लेसेस तो देखी हैं, पर एक्चुअल में उन्होंने बहुत प्लेसेस देखी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, हमारे विलेज में कुछ आम के पेड़ लगे हुए हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, हमें विज़िट करो, हमारे गांव पे आओ कभी, तो मैं तुम्हें उन मैंगोज़ में से एक कच्चा आम तोड़ के दूंगा, एक रॉ मैंगो तोड़ के दूंगा तुम्हें। डू नॉट ईट इट, उसको खाना मत, पूरा मत खाना, क्या करना, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ उसमें से एक बाइट लेके देख लेना तुम। एक ही बाइट में तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है हमारे गांव का आम। द सारनेस इज़ श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, तो उसमें इतनी ज़्यादा सारनेस है, इतनी ज़्यादा खटास है उस आम में कि सीधे वो तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में चली जाएगी। ब्रह्मरंध्र क्या होता है, इसके फुटनोट्स में लिखा हुआ है, कन्नड़ लैंग्वेज का ही वर्ड है ये। द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर, जो सर के ऊपर का एक सॉफ्ट पार्ट होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा स्कल डेवलप नहीं हुआ होता, उसके ऊपर एक सॉफ्ट पार्ट रह जाता है। और अगर आप टच करके देखोगे किसी बच्चे के हेड को, तो आपको वो पार्ट आसानी से मिल जाएगा जहाँ पर अभी बोन नहीं आई होती। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे बोन्स आती हैं और वो उसका स्कल पूरी तरह से ज्वाइन हो जाता है बाद में, तो वो होता है ब्रह्मरंध्र। हेयर यूज्ड एज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सारनेस, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मरंध्र वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है ताकि सारनेस की पोटेंसी को दिखा सकें, मतलब कि इतना ज़्यादा खट्टा आम है कि आपके शरीर में उसकी खटास चढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा तेज़ खटास है उसकी कि आपके पूरे सर में चढ़ जाएगी आपको, बहुत ज़्यादा सार है वो आम। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और मैं एक बार वो आम तोड़ के अपने घर पे ले गया था और उसकी चटनी बनी थी हमारे घर। चटनी जैसा कि होती है, चटनी एक इंग्लिश वर्ड भी है और हिंदी वर्ड से ही इंग्लिश में अडॉप्ट हुआ है। तो चटनी उसी को कहते हैं कि जब हम कुछ स्पाइसेस को
कुछ मिर्चों को, कुछ हम हर्ब्स को पीस के एक पेस्ट बनाते हैं जो हम खाने के साथ या चावलों के साथ या लगा के खाते हैं इस तरह से, उसको बोलते हैं चटनी। तो आम की भी चटनी बनती है। इन्होंने क्या करा, आम ले गए अपने घर एक दिन और उसकी चटनी बनी इनके घर पे। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने वो चटनी खाई। द कॉफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद जो हमें कॉफ हुआ है, उसके बाद जो हमें खांसी ज़ुकाम हुआ है, उसकी कोई इंतहा नहीं। इट वॉज़ व्हेन आई वेंट फॉर द कॉफ मेडिसिन, और ये जब की बात है जब मैं कॉफ मेडिसिन लेने गया डॉक्टर के पास, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तभी मुझे डॉक्टर ने उस फ्रूट की ये स्पेशल क्वालिटी बताई कि ये इतना ज़्यादा सार है कि आपके पूरे शरीर में इसकी सारनेस पता चलेगी जब आप इसको खाओगे या सिर्फ एक बाइट भी लोगे इसकी। तो ये आम बहुत रेयर है, ये शायद हमारे ही गांव में मिलता है और बहुत कम गांवों में या बहुत कम प्लेसेस पर ये आम पाया जाता है, इतना ज़्यादा सार। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस तरह से मैंगो स्पेशल है ना, उसी तरह से हर चीज़ हमारे गांव की बड़ी स्पेशल है। हमारे गांव में हर चीज़ का एक अलग इम्पॉर्टेंस है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। तो हमारे पास जो विलेज पॉन्ड है, जो गांव का तालाब है, उसमें क्रीपर्स उग रहे हैं। क्रीपर्स होती हैं बेल, ठीक है। तो बेल कहीं भी उगाती हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है, जहाँ उनको स्पेस मिलता है, वहाँ वहाँ चढ़ जाती हैं बेल। तो हमारे पास क्रीपर है जो ग्रो कर रहे हैं एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। विलेज पॉन्ड के साफ पानी में अब वो बेल उग रही हैं। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड। उसके जो पत्ते हैं तो वो एक फीस्ट हैं, आँखों के लिए दावत है। फीस्ट का मतलब होता है दावत। तो फीस्ट में हमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही वो हमारी आँखों के लिए फ़ीस्ट है। जैसे हमारे मुंह के लिए फ़ीस्ट क्या हो गई, कुछ अच्छा खाना, हमारी टंग के लिए, ऐसे ही हमारी आँखों के लिए फ़ीस्ट क्या है, वो फ्लावर्स। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा है उन फूलों का कि वो बिहोल्ड करने लायक है, आँखों में संजो के रखने लायक है वो। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। तो जब पॉन्ड में आप नहाने जाओ तो वहाँ से 2 पत्तियाँ ले आओ बस उस बेल की जो पॉन्ड में उग रही हैं। जब आप अपनी बात के लिए जाओ, नहाने जाओ पॉन्ड में, तो 2 पत्तियाँ तोड़ लाना बस उस बेल की। तो इतनी बढ़िया और बड़ी पत्तियाँ हैं वो कि आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि दोपहर का खाना हम किस पे रख के खाएँ। वो एक पत्तल की तरह काम करता है। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में अक्सर लोग प्लेट्स की जगह पत्तों पर खाना खाते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर नेचुरल, इट इज़ मोर इको फ्रेंडली, एंड कोई हार्म भी नहीं है इसमें। एनवायरनमेंट का हम साथ दे रहे हैं, हम नेचर का साथ दे रहे हैं, और एक नेचुरल वे में हम उसको प्लेट की तरह या पत्तल की तरह यूज़ कर रहे हैं उन लीव्स को। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एंड आई थिंक दिस शुड कंटिन्यू ऑल ओवर इंडिया। और आजकल हम देखने भी लगे हैं कि उन्हीं पत्तों को सुखाकर प्लेट्स बना दी जाती हैं जो इजीली डिस्पोज हो सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तो आपको लगेगा कि मैं बस फालतू की बड़बड़ कर रहा हूँ, फालतू में इधर उधर के टॉपिक्स पकड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने गाँव की अच्छाई दिखाऊँ ज़बरदस्ती। रैम्बल करने का मतलब होता है टू टॉक इन अनऑर्गेनाइज्ड वे। एक तरह से ऐसे बात करो कि कभी आप ये टॉपिक पकड़ लो, कभी ये टॉपिक पकड़ लो, और बात का कोई टॉपिक ना हो, एक सिंगल टॉपिक ना हो और आप अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते रहो, कोई एक मेन थीम ना हो आपकी बात में, तो आपको लगेगा कि मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। लेकिन ये ऐसे ही है, जब भी हमारे विलेज का कहीं जिक्र आता है, ठीक है, तो हम ऐसे ही बात करते हैं अपने विलेज के बारे में। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपने विलेज की अच्छाइयाँ बताने में। बट एनफ, चलो, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। इफ़ एनी वन ऑफ़ यू वुड लाइक टू विज़िट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। लेकिन अगर किसी को भी मेरे गांव आना है तो प्लीज़ मुझे एक छोटी सी लाइन लिख देना, यानी कि एक लेटर लिख देना, यानी कि मुझे अवेयर करा देना कि मैं आपके गांव आ रहा हूँ, तो ताकि ये राइटर हम रिसीव कर सकें। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको एक मैसेज भेज दूंगा कि होसाहली कहाँ पर है और होसाहली में चीज़ें किस किस तरह की होती हैं, क्या क्या पाया जाता है इस विलेज में। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू अग्री? और सबसे बेस्ट तरीका क्या है किसी जगह को जानने का, कि आप सच में जाकर देख लो अपनी आंखों से कि उस जगह पर एक्चुअली में क्या क्या है।
तो अगर आपको सबूत चाहिए ही कि हमारा गांव सच में ऐसा है भी या नहीं, तो आप क्या करो, सिंपली विज़िट कर लो हमारा गांव। तो ये एक रियल प्लेस है होसाहली। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आराम से इसकी लोकेशन मिल जाएगी। इफ़ एनीवन इज़ अ ट्रैवलर, अगर आप में से कोई ट्रैवलर है तो प्लीज़ ज़रूर जाके विज़िट करिए और देखिए कि किस तरह का ये गांव है। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब ये मेन स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है रंगा की शादी के बारे में। अभी तक ये इनके गांव के बारे में थी सारी स्टोरी। अब यहाँ से रंगा की शादी के बारे में स्टोरी शुरू हो रही है। अब इन्होंने एक बैकग्राउंड सेट कर दिया, एक थीम सेट कर दी कि इस गांव में हमारे पास में वो स्टोरी होने जा रही है। तो हमारे पास एक पिक्चर बन गई, एक मेंटल पिक्चर बन गई उस गांव की। तो अब देखो स्टोरी शुरू करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दैट हैपेंड 10 ईयर्स अगो, ये 10 साल पुरानी बात है। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हमारे पास हु न्यू इंग्लिश देन, हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं थे जो उस टाइम पर इंग्लिश जानते थे, क्योंकि गांव थे, गांव से थे ये लोग और गांव में अच्छे स्कूल्स नहीं थे, अच्छी एजुकेशन नहीं थी, तो इसीलिए ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. तो रंगा कौन था? अकाउंटेंट का बेटा था। तो हमारे जो विलेज अकाउंटेंट थे, हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत आई, इतनी करेज आई कि वो अपने बेटे को बैंगलोर भेज दें पढ़ाई करने के लिए, अपने गांव से बहुत दूर। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं हमारे गांव में। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, काफ़ी सारे लोग हैं जो अब गांव में इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, वो समझ भी पाते हैं। ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। अगर आप छुट्टी में हमारे गांव में निकल जाएं तो इतने सारे लोग आपको इंग्लिश में बात करते हुए मिल जाएंगे, हर गली में मिल जाएंगे आपको, ऑन एवरी स्ट्रीट। दोज डेज़ वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग। और उन दिनों की बात है, पुराने दिनों में वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे उन दिनों में, क्योंकि किसी को आती ही नहीं थी, ना कोई समझ पाता था, तो क्यों करते बात। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और ना ही हम कन्नड़ में जब बात करते थे तो हम इंग्लिश के वर्ड्स को बीच में लाते थे। जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगे हैं, हम हिंदी बोलते बोलते बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स का भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि प्योर हिंदी कोई नहीं बोलता, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं बीच बीच में। पर यहाँ राइटर कह रहे हैं कि जब हम अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में बोलते थे तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड बीच में नहीं लाते थे, बिल्कुल भी इंग्लिश यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। अब जो भी ये हुआ है कि हम अपनी लैंग्वेज को भूल गए और इंग्लिश मिक्स हो गई उस लैंग्वेज में, तो ये डिसग्रेसफुल है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, शर्मनाक है ये। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक, समथिंग विच इज़ एम्बैरेसिंग, जिससे आपको शर्म हो या सॉरी फील हो या बुरा लगे सुन के, उसे कहते हैं डिसग्रेसफुल। तो ये जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। मैं एक दिन की बात है, द अदर डे मतलब बीते हुए किसी दिन की बात है। आई वॉज इन रामा राउज हाउस, मैं रामा राव के घर पे था। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, फायरवुड होती है जलाने वाली लकड़ी, मोस्टली सूखी लकड़ी होती है। तो उन्होंने एक बंडल लाए थे, वो फायरवुड का बंडल लाए थे रामा राव। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा उस बंडल के लिए पे करने बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू, 4 पाइस शी सेड। तो उसने पूछा उस वुमन से कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूं इस बंडल के, इस लकड़ी के। जो वुमन उनको बंडल बेचने आई थी उससे पूछ रहा है ये। 4 पाइस शी सेड, तो मुझे 4 पैसे दे दो। पाइस मतलब एक तरह से पैसे मान लो आप। 4 पाइस वो कहती है वुमन। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, तो बॉय कहता है कि उसके पास कोई चेंज नहीं है, टूटे पैसे नहीं हैं। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहता है कि आप कल सुबह आ जाना, तो कल सुबह मैं आपको पे कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टूटे पैसे नहीं है या चेंज नहीं है। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। अब वो पुअर वुमन इस वर्ड को नहीं समझ पाई, क्योंकि उसने जो चेंज बोला था वो इंग्लिश वर्ड बोला था चेंज, तो ये वुमन उस इंग्लिश वर्ड चेंज को नहीं समझ पाई। अगर उससे बोलते कि टूटे पैसे नहीं हैं या खुले पैसे नहीं हैं तब शायद वो समझ जाती, पर यहाँ रामा राव के बेटे ने क्या बोला कि चेंज नहीं है,
तो चेंज नहीं है, ये वर्ड चेंज वो नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई वापस वहाँ से। मटर करना मतलब टू टॉक इन अ वेरी लो वॉइस, और ख़ुद से ही जब बात करते हैं हम, कुछ ना कुछ बोलते हैं मन ही मन में या मुँह ही मुँह बड़बड़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं मटरिंग। तो वो मटर करती हुई चली गई वहाँ से। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं उतनी इंग्लिश नहीं जानता था जितनी ये रामा राव का बेटा जानता है। उस टाइम नहीं जानता था जिस टाइम की ये कहानी है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। और बाद में जब मैं रंगा के घर गया, तो अब रंगा तो पढ़ा लिखा है, रंगा शहर से डिग्री करके आया है, बेंगलोर से पढ़ के आया है हायर स्टडीज़ करके। और जब ये नरेटर रंगा के घर गए और आस्क्ड हिम, और उससे पूछा कि ये चेंज का मतलब क्या होता है, ये बताओ मुझे, ये इंग्लिश वर्ड चेंज का मतलब क्या है। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, तब मुझे समझ आया कि अच्छा चेंज का मतलब ये होता है। तो इनको भी नहीं मालूम था वो इंग्लिश वर्ड, क्योंकि यहाँ गांव में सब अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते थे और बड़े प्राइड के साथ बोलते थे, बहुत गर्व के साथ बोलते थे। लेकिन जब से इंग्लिश इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश मिक्स हो गई। जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कई सारे वर्ड्स बीच बीच में इंग्लिश के भी बोल रहा हूँ। दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डेकेड एगो। ये जो प्राइसलेस कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी किसी भी सामान को कहते हैं जो बिकने योग्य होता है। बेसिकली कॉमोडिटी के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा सामान जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत का सामान भी हो और कॉमन भी हो, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, तो ये सब कॉमोडिटीज़ कहलाती है। इसको यहाँ पर कॉमोडिटी किस चीज़ को कहा गया है, इस इंग्लिश लैंग्वेज को, ये जो अंग्रेज़ी भाषा है, इसको कॉमोडिटी बोला गया है यहाँ पर। दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने कॉमोडिटी बता दिया कि ये भी एक कॉमोडिटी बन गई है, एक इतनी कॉमन हो गई है कि इसके मतलब हर कोई यूज़ कर रहा है इसको, तो एक कॉमोडिटी हो गई, सबकी ज़रूरत बन गई बेसिकली। वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डेकेड अगो, एक डेकेड पहले, डेकेड मतलब अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एक दशक, तो एक दशक पहले, एक डेकेड पहले, 10 साल पहले ऐसा नहीं था, ये इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी ये लैंग्वेज जितनी अब है। वाइड स्प्रेड का मतलब फैली हुई, मतलब यू कैन से कि गांव वाले इतना इसको नहीं बोलते थे या इस लैंग्वेज से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे जितना आज हो गए हैं। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और इसीलिए रंगा की घर वापसी, होम कमिंग, एक ग्रेट इवेंट था। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में इंग्लिश की एक हाई इमेज सेट हो गई है और लोगों को लगता है कि जिसको इंग्लिश आती है वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या एजुकेटेड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में। दिस इज़ जस्ट परसेप्शन, लेकिन है तो है। अब परसेप्शन अगर सब लोग बना लें तो वो ट्रुथ बन जाता है। तो सबने, पूरे गांव वालों ने यही सोच रखा है कि रंगा एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, और इसीलिए रंगा की घर वापसी बहुत बड़ा इवेंट बन गया उस गांव में। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, और लोग दरवाज़ों पे भागने को दौड़ रहे थे, अपने अपने दरवाज़ों पर आ रहे थे, अनाउंस कर रहे थे कि देखो देखो कौन आया है, द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा वापस आया है गाँव में। द बॉय हु हैड gone to Bangalore for his studies is here it seems, वो बॉय, वो लड़का जो बैंगलोर अपनी पढ़ाई करने गया था, अब वो वापस आ गया है, ऐसा लगता है। इट सीम्स मीन्स ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज़ हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ आओ जल्दी आओ, रंगा को देखने चलते हैं। कम हैव अ लुक, चलो एक नज़र देख तो लें कि रंगा में क्या चेंजेस आए, वहाँ जाकर वो कितना बदला। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चलते हैं और ख़ुद से देखते हैं। तो ये कॉमन डायलॉग चल रहा था गाँव में, ऐसी हर घर में ऐसी बातें चल रही थी कि चलो चलो अकाउंटेंट का बेटा आया है और हम खुद चल के देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, और मैं भी क्राउड से अट्रैक्ट हो गया। अक्सर होता ही है कि जब हम भीड़ को देखते हैं तो हम भी सोचते हैं, हम भी क्यूरियस हो जाते हैं कि ये भीड़ क्यों जमा हुई है और यहाँ ऐसा क्या है देखने लायक जो ये सारे लोग मिलके देख रहे हैं, चलो हम भी देख लेते हैं। तो ये एक कॉमन साइकोलॉजी है, जब कुछ लोग जमा होते हैं एक जगह तो वहाँ पर और लोग जमा होने लगते हैं, क्योंकि सब में क्यूरियोसिटी जगती है कि यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली में। तो ये भी क्राउड से अट्रैक्ट हो गए, ये नैरेटर खुद कह रहे हैं। आई टू वेंट, मैं भी गया, मैं भी वहाँ पर गया उस भीड़ में।
एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, मैं कोर्ट यार्ड में जाकर खड़ा हो गया। कोर्ट यार्ड कहते हैं आंगन को। चारों साइड में बिल्डिंग्स होती हैं, ऑल साइड्स में, और बीच में जो एक ओपन स्पेस होता है उसको कहते हैं आंगन। तो पुराने ज़माने के घर आंगन के साथ बना करते थे। हालांकि आजकल के बहुत घरों में आंगन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर जितने ओल्ड आर्किटेक्चर वाले घर हैं उन सब में कोर्टयार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, और जितने बंगलौज होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कोर्टयार्ड आपको देखने को मिलता है। वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, तो नैरेटर पूछते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं भैया, ये इतने ढेर सारे लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पे कोई बंदर का करतब तो है नहीं, कोई बंदर तो परफॉर्म कर नहीं रहा यहाँ पर, तो इतनी भीड़ क्यों। ए बॉय, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। और एक बॉय, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक ऐसा फेलो, एक ऐसा लड़का जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, उसने क्या कहा, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और इतनी तेज़ कहा, इतनी लाउड आवाज़ में कहा कि सबको सुनाई आ जाए वो। उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, अगर यहाँ पर कोई मंकी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो तुम क्यों आए हो यहाँ पर। वो नैरेटर से पूछता है अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है इस भीड़ से, या इतना ही तुम्हें ऑब्जेक्शन है, तो तुम क्यों यहाँ पर हो, तुम्हारे यहाँ आने के लिए भी तो कोई रीज़न होगा। वो बॉय पूछ लेता है, ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक यंगस्टर है, यंगस्टर यानी कि यंग लड़का है, अभी अपनी जवानी में है, इमेच्योर अभी मेच्योर नहीं है, उतना मेच्योर नहीं है कि कब किसके सामने कौन सी बात बोलनी है या बड़ों से किस तरह से पेश आना है, तो इतना इमेच्योर है वो अभी। एंड विदाउट एनी मैनर्स, और मुंह पे सब कुछ बोल दिया उसने, तो मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा राइटर बोलते हैं। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, ये सोच रहा था मैं कि ये सारी चीज़ें पास्ट की हैं, ये सारी चीज़ें बीते हुए कल की हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं उस टाइम पर चुप रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा कम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अब इतने सारे लोग जमा हो गए थे रंगा को देखने, तो रंगा जब बाहर आया तो उसने एक स्माइल पुटअप कर ली अपने फेस पे, वो स्माइल करते हुए बाहर आया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. और इतने सारे लोग थे रंगा के घर के बाहर कि अगर वो सारे लोग रंगा के घर के अंदर चले जाते तो हम उसको ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा कह सकते हैं। तो ब्लैक होल जनरली आपको मालूम होगा अपनी डेंसिटी के लिए फेमस होता है। ब्लैक होल इतना डेंस होता है, इतना घना होता है अंदर से कि इवन लाइट भी उससे बच के नहीं जा सकती, लाइट भी एस्केप नहीं करती, इसीलिए वो पोर्शन ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, और घना होता है तो ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से हर चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा से मतलब यही है कि वो इतना ज़्यादा डेंसली भर जाता वो घर कि वो उसको ब्लैक होल से कंपेयर कर सकते थे। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन शुक्र है खुदा का कि ऐसा नहीं हुआ। लोग घर के अंदर नहीं घुसे, लोग बाहर ही खड़े रहे। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. और हर कोई सरप्राइज़ हो गया ये देखकर कि रंगा अब भी वैसा ही दिखता है जैसा 6 महीने पहले दिखता था। रंगा में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो इंटेलेक्ट में तो चेंज आएगा ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ नया सीख कर आया होगा वहाँ से, पर जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आया। When he had first left our village, तो जब वो पहली बार हमारा गांव छोड़कर गया था यहाँ से, और 6 महीने बाद जब वो वापस आया, दोनों ही टाइम्स में वो एक समान दिखता है, उसके फिज़िकल अपीयरेंस में कोई अंतर नहीं आया। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Genevra is still there." और एक ओल्ड लेडी जो उसके पास में ही थी, who was near him, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उन्होंने अपना हाथ उसके चेस्ट पे रन किया, कुछ फील करना चाहती थी वो, कुछ देखना चाहती थी। लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, और उन्होंने फिर रंगा की आंखों में देखा और कहा कि हाँ ठीक है, जनेवरा अब भी वही है, मतलब तुम उस जनेवरा को पहने हुए हो। जनेवरा एक थ्रेड होता है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर फुटनोट्स में, इन कन्नड़ द सेक्रेड थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मिन्स। तो ब्राह्मिन्स लोग एक सेक्रेड थ्रेड पहनते हैं अपने चेस्ट पर, उसको कहते हैं जनेवरा। तो इन्होंने जब गांव से विदा किया होगा
रंगा को, तो उन्होंने जनेवरा डाला होगा ओल्ड लेडी ने और कहा होगा कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। तो वो देखती हैं कि 6 महीने बाद भी ये अपनी ट्रेडिशंस को नहीं भूला, 6 महीने बाद भी वो जनेवरा पहन के आया है। ही हैज़न्ट लॉस्ट हिज कास्ट, और जनेवरा अब भी पहने हुए है, यानी कि वो अपने रिलीजियन से, अपने कास्ट से, अपने बिलीफ सिस्टम से अब भी जुड़ा हुआ है, उसने अपनी कास्ट को लूज़ नहीं किया। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वो ये कहकर वहाँ से जल्दी ही चली गई वो ओल्ड लेडी। रंगा लाव्ड, रंगा हंसा इस बात पर। रंगा के लिए ये ह्यूमरस बात थी कि मतलब उस इंसान का स्वागत नहीं किया जा रहा, पर उस इंसान के ऊपर एक जो धागा डाला हुआ था उसकी इतनी वैल्यू है कि बस वो धागा देखा, संतुष्टि हुई उस ओल्ड वुमन को और वो चली गई। रंगा से कुछ नहीं पूछा कि उसका हाल क्या है, या वो एज अ ह्यूमन क्या क्या सीख कर आया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, रंगा की इम्पोर्टेंस कम है और रंगा के जो बिलीफ सिस्टम्स है, रंगा की जो कास्ट है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखा दी यहाँ पर। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. और जब एक बार सबको रियलाइज़ हो गया, सबको ये महसूस होने लगा कि रंगा वैसा ही है, रंगा के हाथ पैर नहीं चेंज हुए हैं, रंगा जितने हाथ लेके गया था, जैसे हाथ लेके गया था, 6 महीने बाद भी वैसा ही दिखता है। उसकी आइज़, उसकी लेग्स, उसकी नोज़, सब कुछ बिल्कुल सेम है जब वो गया था उसके कंपैरिजन में, अब भी वैसी ही हैं सब चीज़ें उसकी। यानी कि कोई ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं आया उसके फिज़िकल अपीयरेंस में। तो गांव वाले ऐसा सोच रहे थे कि वो बाहर जाएगा, बड़े शहर जाएगा तो कुछ और ही बन के आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सब ने ये रियलाइज़ करा कि रंगा अब भी वैसा ही है, द क्राउड मेल्टेड अवे, तो क्राउड वहाँ से जल्दी जल्दी चला गया, भीड़ अचानक से छट गई वहाँ से, सब लोग चले गए। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, ऐसे भीड़ ऐसे गायब हो गई जैसे अगर चीनी का एक दाना एक बच्चे के मुंह में घुल जाता है, उसी तरह से वो भीड़ वहाँ से मेल्ट अवे हो गई, भीड़ डिस्पर्स हो गई, घुल गई वहाँ से, सब लोग धीरे धीरे चले गए। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू। जब सब लोग चले गए, किसी ने अभी तक रंगा का हाल नहीं पूछा, बस ये देखने आए थे कि रंगा में क्या बदलाव आया है, क्या रंगा ने अपने ट्रेडिशंस, अपनी वैल्यूज़, अपने रिलीजन, इन सब चीज़ों को छोड़ तो नहीं दिया। बस इतना मात्र जानने आए थे रंगा के गांव वाले, और जैसे ही ये रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ वैसा ही है, वो लोग चले गए। रंगा का किसी ने हाल तक नहीं पूछा। लेकिन नैरेटर कहते हैं आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सब लोग वहाँ से चले गए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो ब्रदर, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो ना। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और तभी की बात है कि रंगा ने मुझे नोटिस किया, वरना रंगा कहीं और अपने ख्यालों में या भीड़ में खोया हुआ था, लेकिन फिर रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। वो मेरे पास आया, रंगा मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली, तो नमस्कार का जेस्चर किया, रेस्पेक्ट दी नैरेटर को, और फिर कहा आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। और जब अब रेस्पेक्ट की बात हो ही रही है, तो रंगा के कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये वाला जो एस्पेक्ट है रंगा के कैरेक्टर का, दूसरों को रेस्पेक्ट देने वाला, मे बी अभी मुझे पता नहीं कि क्या होगा आगे, बट रंगा के कैरेक्टर का ये पहलू भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस पीपल्स वर्थ। उसको मालूम था कि कब उसके लिए एडवांटेज है किसी से बात करना, यानी कि उसको मालूम था कब किससे कौन सी बात करनी है, किसको कितनी रेस्पेक्ट देनी है, किससे बात करने से उसको फ़ायदा होगा, किससे बात करना यूज़लेस है। ये सारी चीज़ें रंगा के कैरेक्टर में बहुत अच्छे से समाई हुई थी। रंगा इस बात के लिए बहुत अवेयर था कि किस पर्सन को कैसे हैंडल करना है। तो इट वुड बी, ही न्यू, उसको मालूम था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज, कब उसके लिए एडवांटेजियस होगा किसी से बात करना, टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और बिल्कुल सही सही असेस कर लेता था। असेस का मतलब होता है मापना, यानी कि टू कैलकुलेट, टू जज, किसी भी चीज़ को
जज करना या कैलकुलेट करना या अनुमान लगाना, उसको कहते हैं असेस। तो राइटली असेस कर लेता था, बिल्कुल ठीक ठीक अनुमान लगा लेता था पीपल्स वर्थ। किस चीज़ का अनुमान लगा लेता था? लोगों की वर्थ का, कितनी वैल्यू देनी है किस इंसान को। उसने पूरी भीड़ को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, बिकॉज उसको पता था कि भीड़ उसका हाल जानने नहीं आई, बस लोग उसको देखने आए हैं और इतना ही, बस देखने ही आए हैं। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। और अगर जहाँ तक उसके नमस्कार की बात है, जैसे लोग नमस्कार करते हैं आजकल, उसका नमस्कार बिल्कुल भी वैसा नहीं था। लोग आजकल का नमस्कार जो करते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। नॉट ऑल बट मोस्टली पीपल डू इट। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक जेस्चर के तौर पे करते हैं नमस्कार, या लोगों के पैर छूते हैं अपने एल्डर्स के, बट दे डोंट रियली रेस्पेक्ट देम, दे डू इट आउट ऑफ ट्रेडिशन, क्योंकि परंपरा या प्रथा चली आ रही है और ऐसा करना है, नहीं तो एल्डर्स नाराज़ हो जाएंगे, तो इसीलिए नमस्कार करते हैं आजकल के लोग। लेकिन जो रंगा का नमस्कार था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था, ये जेन्युइन होगा। With his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. With his head up, उसका सर ऊपर था। जब उसने नमस्कार किया उसका सर बिल्कुल ऊंचा था, किसी भी तरह की शर्म नहीं थी, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं दिख रहा था उसके कैरेक्टर में। टुवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ उसका सर था, यानी कि हिज एस्पिरेशंस, हिज होप्स वर हाई। स्टैंडिंग स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टाइट, जब हम अपनी मसल्स को टाइट कर लेते हैं उस तरह से स्टिफ था, स्टिफली खड़ा था वो। लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, एक ऐसा पोल था जिसमें बीच में जॉइंट्स नहीं हैं। जॉइंट्स वाला पोल क्या होता है? सीधा नहीं खड़ा हो सकता, वो कहीं ना कहीं से मुड़ जाएगा, कहीं ना कहीं से वीक हो जाएगा। पर रंगा इस तरह से खड़ा था जैसे एक पोल हो विदाउट जॉइंट्स। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वॉन्ड और अ वॉकिंग स्टिक, और इस तरह से अपनी बॉडी को उसने झुकाया। जर्क का मतलब वैसे तो झटका देना होता है या सडन मूवमेंट होता है, पर यहाँ पर जर्क का मतलब है दैट यू बो डाउन, कि आप नमस्कार पोजीशन में बो कर रहे हैं, किसी के सामने झुक रहे हैं रेस्पेक्टफुली। तो ऐसा लग रहा था कि यह तो उसकी बॉडी एक वॉन्ड है, वॉन्ड मतलब जादू की छड़ी, और अ वॉकिंग स्टिक, या फिर ऐसा लग रहा था कि जो वॉकिंग स्टिक होती है वो है उसकी बॉडी। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी और साथ ही साथ स्टिफ भी थी, मतलब बहुत डिसिप्लिन के साथ उसने नमस्कार किया। Nor did he merely fold his hands, he bent low to touch my feet. सिर्फ उसने अपने हैंड्स को ही फोल्ड नहीं किया नमस्कार पोजीशन में, उसने बेंड डाउन किया, झुका, और मेरे पैर भी छुए, मेरे फीट को भी टच किया। May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. May you get married soon. मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाए, तुम जल्दी ही ब्याह कर लो। आई सेड, मैंने ये कहा और उसको ब्लेसिंग भी दी, उसके सर पे हाथ रख के मैं भी। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज़, थोड़ी हमने बातचीत की। प्लेजेंट्रीज़ मतलब कुछ अच्छी बातचीत, और फिर मैं चला गया वहाँ से। ये नैरेटर कहते हैं कि मैंने रंगा से थोड़ी बातचीत की, थोड़ा हंसी मजाक किया और फिर मैं वहाँ से चला गया। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. और उसी दोपहरी की बात है, जब मैं रेस्ट कर रहा था तो रंगा मेरे घर पे आया विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। उसके हाथ में 2 संतरे थे, 2 ऑरेंजेस थे। ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, और रंगा की ही तारीफ कर रहे हैं राइटर। क्या कह रहे हैं? जेनरस था। जेनरस मीन्स उदारवादी, मतलब दूसरों के बारे में बड़ा दिल रखता था वो, दूसरों की बहुत परवाह करता था, दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचता था। और कंसिडरेट था, कंसिडरेट मतलब थॉटफुल। दोनों का लगभग लगभग सेम मीनिंग होता है, पर जेनरस मतलब बड़े दिल वाला और कंसिडरेट मतलब एम्पैथेटिक, यानी कि दूसरों के बारे में भी सोचता था वो। तो अगर नहीं सोचता तो ऑरेंजेस तो लेकर नहीं आता। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। और मैंने ये सोचा कि ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अगर इसकी शादी हो जाए और ये सेटल डाउन हो जाए और सोसाइटी को सर्विस देने लगे, मतलब कुछ ना कुछ जॉब करे या किसी तरह से हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, ऐसा नैरेटर सोच रहे थे अपने माइंड में। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ देर तक तो हमने इधर उधर की बातें करी, टॉकिंग दिस एंड टॉकिंग दैट, तो हमने इधर उधर की बातें करी। देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। और उसके बाद मैं सीधे पॉइंट पर आ गया। मैंने रंगा से आखिरकार पूछ ही लिया कि रंगप्पा तुम कब शादी करने जा रहे हो।
तुम्हारा कुछ प्लान है शादी करने का, और है तो कब करोगे शादी? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। रंगा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है शादी करने का। वाई नॉट? नरेटर पूछते हैं क्यों नहीं, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे अभी? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। तो रंगप्पा जवाब देता है कि पहले मुझे एक सही लड़की तो मिले, एक सही वाइफ तो मिले जिससे मैं शादी कर सकूं। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जो अभी 6 महीने पहले ही जिसकी शादी हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड। वो अभी 30 साल का है। उस ऑफिसर की बात हो रही है। वो अभी 30 साल का है एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड। उसकी वाइफ 25 ईयर्स की है, रंगा ने मुझे बताया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। और उनके पास भरपूर टाइम है एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। और चलो मान लेते हैं कि मैंने एक बहुत यंग गर्ल से शादी कर भी ली। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। और तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गर्ल बहुत इमेच्योर हो और मेरे प्यार से बोले गए शब्द को भी वो क्या कर ले, ऐसा मान ले कि मैंने गुस्से में बोले हैं वो वर्ड्स, मतलब मिस इंटरप्रेट कर ले मेरी बातों को, यानी कि हाव भाव नहीं समझ पाए। बेसिकली रंगा इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि उनको शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। बेहतर होगा कि वो एक मेच्योर पर्सन से शादी करें और थोड़े से लेट 30s में शादी करें, मतलब 25 से 30 की उम्र के बीच में शादी करें, ताकि उनको भी एक मेच्योर वाइफ मिले। अगर वो ज़्यादा जल्दी शादी कर लेते हैं तो चांसेस ये हैं कि इमेच्योर वाइफ हो और वो ना समझ पाए रंगा के कैरेक्टर को, या रंगा के जो इंटेंशंस हैं उसको ना समझ पाए, और उनके प्यार भरी बातों को भी गुस्से वाली बातें समझ ले और दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं। तो रंगा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। अभी हाल फिलहाल की ही बात है, ये देखो रंगा का डायलॉग ही कंटिन्यूड है, ये सब रंगा बोल रहा है। और किससे बोल रहा है? नैरेटर से। रंगा और नैरेटर के बीच में बातचीत चल रही है। तो रंगा नैरेटर से बोलता है रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में ही एक ट्रूप है बैंगलोर में, उसने एक एक प्ले को स्टेज किया था, उसका नाम है शकुंतला। शकुंतला प्ले स्टेज पर उन्होंने प्ले आउट किया था। और ट्रूप का मतलब होता है एक ऐसा बैंड, एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक्टर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं और परफॉर्मर्स होते हैं, और ये सब साथ में मिल के ट्रैवल करते हैं, जगह जगह परफॉर्म करते हैं जा के। इसको बोलते हैं ट्रूप। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर रॉन्ग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज़ देयर। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता ना कि दुष्यंत शकुंतला से प्यार में पड़ जाए। ही वॉज फॉलिंग इन लव, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो प्यार में पड़ जाए शकुंतला के साथ इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज़ देयर। तो अगर शकुंतला यंग हो, शकुंतला मेच्योर ना हो, जैसे कि प्रेजेंट डे ब्राइड्स होती हैं, ब्राइड मतलब दुल्हन, तो प्रेजेंट डे की जो दुल्हन्स होती हैं वो बहुत यंग एज में ही शादी कर लेती हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी कर दो ताकि वो सेटल हो जाएं और उनके बारे में ज़्यादा ना सोचना पड़े। तो वो बोल रहा है कि अगर दुष्यंत को भी शकुंतला यंग मिलती और इमेच्योर मिलती तो ये सवाल ही नहीं उठता कि दुष्यंत शकुंतला से कभी प्यार में पड़ते। What would have happened to कालिदास प्ले? तो क्या होता कालिदास के प्ले को, मतलब अगर ये वाली स्टोरी तो वो लिख ही नहीं पाते अगर ऐसा होता कि शकुंतला यंग होती और बहुत ज़्यादा इमेच्योर होती। If one gets married, it should be to a girl who is mature. अगर किसी को शादी करनी है तो वो हमेशा मेच्योर गर्ल से ही करे या मेच्योर पार्टनर के साथ ही करे, ऐसा रंगा कहता है नैरेटर से। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसी कोई पार्टनर या गर्ल नहीं मिलती है फ़िलहाल, तो तब तक बैचलर रहना ही ठीक है, तब तक शादीशुदा ना होना ही ठीक है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। और यही रीज़न है कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा। मैं जल्दी में नहीं हूँ शादी करने की, और जब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे एक मेच्योर गर्ल नहीं मिल जाएगी। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? तो नैरेटर पूछते हैं रंगा से, क्या कोई और रीज़न भी है जो तुम अभी शादी नहीं कर रहे हो? ए मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। तो रंगा थोड़ा और ओपन अप होता है।
अभी तक रंगा ये सारी बातें सीक्रेट रख रहा था, क्योंकि रंगा से किसी ने पूछा ही नहीं था एक डीपर लेवल पे कि एक्चुअली रंगा क्या चाहता है। तो रंगा ने बताया, ए मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। एक मैन को, एक आदमी को उसी गर्ल से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करता हो, जिसकी वो अटमोस्ट रेस्पेक्ट करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। आजकल हम क्या देखते हैं सोसाइटी में, अरेंज्ड मैरिजेस हो रही हैं। मतलब लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन बस उनकी शादी उनके घर वालों ने अरेंज कर दी और उनकी शादी हो गई। मतलब एक दूसरे के बीच में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और फिर भी शादी हो गई। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers। और कोई इंसान एक ऐसी गर्ल को कैसे एडमायर कर सकता है विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड, जिसके एक साइड पे मिल्क स्टेन्स हो और ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन दी अदर, और दूसरे पे वेटनेस हो। मतलब ये बता रहे हैं कि एक ऐसी गर्ल जो मेच्योर इनफ नहीं है, उसको नहीं पता कि वो क्या चाहती है, उसके डिसीजंस सिर्फ इमोशंस पे बेस्ड हैं। तो इस तरह की गर्ल से कौन शादी करेगा? पहली बात तो कौन रिस्पेक्ट करेगा एक ऐसी गर्ल? और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। और एक ऐसी गर्ल से कौन शादी करेगा जिसको ये तक नहीं पता कि अपनी फिंगर्स कैसे बाइट करनी है। फिंगर्स बाइट कैसे करनी है का मतलब कि पब्लिक में या लोगों के सामने या चार लोगों में किस तरह से बिहेव करना है। अगर इतना भी नहीं आता किसी गर्ल को, तो वो मेच्योर नहीं है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता कोई एक सेंसिबल पर्सन। तो शादी तो दूर की बात है, जब रेस्पेक्ट ही नहीं है तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये थिंकिंग है रंगा की, और रंगा ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं नैरेटर को। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड। तो ये एक हिंदी का मुहावरा है जिसको कहते हैं एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो इसका मतलब है कि एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब दोनों ही सिचुएशन में कुछ ना कुछ नुकसान है। तो यहाँ किन दो सिचुएशंस की बात हो रही है? हाँ देखो, बिटर गार्ड कहते हैं करेले को, और नीम तो आपको पता ही है, नीम को कहते हैं। तो यहाँ नैरेटर कहते हैं रंगा से कि दोनों ही सिचुएशंस में नुकसान तुम्हारा ही है। दोनों सिचुएशंस कौन सी? एक सिचुएशन की एक इमेच्योर लड़की से शादी कर लो और पछताओ, और दूसरी सिचुएशन की शादी ना करो, बैचलर ही रहो और इंतज़ार करते रहो कि कोई मैच्योर मिले तो करेंगे शादी। तो दोनों ही सिचुएशंस में नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो वही कहते हैं नैरेटर कि मतलब एक तरह से बीच में खड़े हो आप तलवार पे, इधर गिरे तो भी नुकसान, इधर गिरे तो भी नुकसान। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। तो रंगा यही कहता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। यही दिक्कत है मेरे साथ, इसी डायलेमा में फंसा हुआ हूँ मैं, इसी दुविधा में हूँ कि क्या करूँ, करूँ तो किससे करूँ, और ना करूँ तो कब तक ना करूँ, और कब तक मिल पाएगा कोई मैच्योर पर्सन। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor। मैं डिस्ट्रेस में पड़ गया, मैं दुविधा में पड़ गया, मुझे इस बात का स्ट्रेस होने लगा कि जिस बॉय को मैं सोचता था, जिस लड़के को मैं सोचता था वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि ये एक अच्छा पति बनेगा, एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने क्या डिसाइड करा? हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं बैचलर ही रहूँगा, मैं तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक कोई मेच्योर लड़की नहीं मिल जाएगी। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। और कुछ देर और चैटिंग करने के बाद, चैटिंग मतलब बातचीत, कुछ देर और बातचीत करने के बाद रंगा मेरे घर से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। राइटर के ऊपर बहुत असर पड़ा इस बात का कि ये बैचलर क्यों रहेगा। तो राइटर ने उसी टाइम अपना माइंड मेकअप किया, उसी टाइम ठान ली कि इसकी शादी तो मैं करवा के रहूँगा, इसकी शादी करवाना अब मेरी जिम्मेदारी बन गई। तो यहाँ से बड़ा मज़ा आने वाला है, अब देखो स्टोरी में क्या होगा आगे। रामाराव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him। रामाराव की भतीजी या भांजी, नीस भतीजी या भांजी को कहते हैं। A pretty girl of 11, एक प्रेटी गर्ल थी, 11 साल की थी। Had come to stay with him, रामाराव के पास रुकने आई थी कुछ दिन के लिए। She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium। वो एक बड़े टाउन से थी, बड़े शहर में रहती थी, तो इसीलिए उसने म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले रखी थी और उसको वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी मधुर थी, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाने के साथ साथ गाना भी गाती थी वो।
बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। उसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद उसके अंकल उसको अपने घर ले आए, तो उसके अंकल ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। तो रंगा सबसे ज़्यादा सुटेबल बॉय था उसके लिए, एंड शी, और वो रंगा के लिए सबसे सुटेबल ब्राइड थी। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. अब जबकि मैं एक फ्रीक्वेंट विजिटर था, फ्रीक्वेंट विजिटर मतलब मेरा बार बार आना जाना लगा रहता था रामा राव के घर पे, तो वो लड़की मेरे से काफ़ी फ्री थी, मेरे से काफ़ी फ्रैंक थी वो लड़की, और मुझसे शर्माती नहीं थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना इट वॉज। हाँ, मैं उसका नाम तो बताना भूल ही गया, उसका नाम है रत्ना, उसका नाम था रत्ना। तो ये जो लड़की है 11 साल की, रत्ना नाम है इसका। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। तो अगली ही सुबह मैं उनके घर गया और मैंने क्या कहा रामा राव की वाइफ से कि मैं कुछ बटर मिल्क भिजवाऊंगा आपके लिए, तो आप रत्ना को बटर मिल्क लेने मेरे घर भेज देना, मेरे यहाँ पे भेज देना आप। फेच का मतलब होता है किसी चीज़ को जाकर लेकर आना। जैसे हम डॉग्स को डिस्क फेंक के देते हैं या वुडन पीस फेंक के देते हैं, तो डॉग हमको वो फेच करके देता है, मतलब वो हमें जाता है और लेकर आके देता है। तो इसी तरह से इसने बोला रामा राव की वाइफ से, नैरेटर ने, कि रत्ना को भेज देना, मैं आपको थोड़ा बटर मिल्क दे दूंगा। बटर मिल्क होता है छाछ। देखो ट्रेडिशनली क्या होता था कि क्रीम होती है, फुल क्रीम, उस क्रीम के अंदर से जब बटर को निकाल लिया जाता है तो जो लिक्विड बचता है एंड में, उसी को कहते हैं बटर मिल्क, यानी कि छाछ। तो एक तरफ मक्खन और एक तरफ छाछ। पर आजकल तो जो बटर मिल्क प्रिपेयर होता है वो सेपरेटली प्रिपेयर होता है, यानी कि लेफ़्ट ओवर से प्रिपेयर नहीं होता, जो बचा है उससे प्रिपेयर नहीं होता, पर फ्रेश क्रीम से प्रिपेयर होता है बटर मिल्क। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। रत्ना आ गई, रत्ना आई, और वो फ्राइडे का दिन था, तो उसने ग्रैंड साड़ी पहन रखी थी, बड़ी ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उसको कहा कि चलो मेरे रूम में बैठ जाओ तुम, और मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि कुछ देर बैठो और एक गाना सुनाओ मुझे, एक गाना मेरे लिए गाओ। आई सेंट फॉर रंगा, और इतने में ही मैंने रंगा को बुलवा लिया। सेंट फॉर का मतलब किसी को बुलवाना, टू समन समवन, ठीक है, किसी के लिए बुलावा देना। तो मैंने रंगा को बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर। और जब वो गा ही रही थी गाना, गाना कौन सा गा रही थी? कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति नाम का सॉन्ग गा रही थी रत्ना, इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी ही आंखों के सामने गा रही थी। रंगा रीच द डोर, इतने में रंगा दरवाजे तक पहुंच जाता है। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड पे ही आके रुक जाता है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है चौखट। जब भी कोई गेट होता है, कोई एंट्रेंस होता है, तो उसकी वुडन या किसी और मटेरियल की बाउंड्री होती है, बॉर्डर होता है, जो उसको दीवार से सेपरेट करता है, तो उसी बॉर्डर या बाउंड्री को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड एक दूसरी चीज़ को भी बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट, मतलब जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं ना कि इसके आगे तुम्हें नहीं जाना, तो वो भी एक थ्रेशोल्ड होती है कि उससे आगे नहीं जाना। यहाँ पर थ्रेशोल्ड का मतलब है चौखट, दरवाजे की चौखट। He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. अब रत्ना ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि सिंगिंग स्टॉप हो जाए, रत्ना मुझे देख के गाना रोक दे, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन साथ ही साथ क्यूरियस भी था ये देखने के लिए, कौतूहल भी जागा उसको ये देखने के लिए कि है कौन, ये गाना गा कौन रहा है। केयरफुली ही peeped in, और बहुत सावधानी से उसने अंदर झांका। पीप का मतलब होता है झांकना, टू लुक हाइडिंगली, छुप कर देखना किसी को या किसी भी चीज़ को। तो केयरफुली उसने झांका दरवाजे से ही। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जो लाइट कमरे में आ रही थी उस दरवाजे से, जब रंगा वहाँ पर आया तो वो लाइट ब्लॉक हो गई, यानी कि अंदर कमरे वालों को पता चल गया कि कोई ना कोई दरवाजे पे है। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग द स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और रत्ना ने ऊपर देखा, एंड सीइंग द स्ट्रेंजर देयर,
और सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, वहाँ पर एक स्ट्रेंजर को देखकर, एक अनजान को देखकर वो अचानक से रुक गई। एब्रप्टली मतलब बहुत तेज़ी से, अचानक से। जब हम मान लो हम कार चला रहे हैं एंड हम पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक पर पैर लगा दें तो कार एब्रप्टली स्टॉप हो जाएगी, अचानक से आके रुक जाएगी। तो ऐसे ही उसकी सिंगिंग एब्रप्टली स्टॉप हो गई, अचानक से उसने गाना बंद कर दिया, इंस्ट्रूमेंट बजाना बंद कर दिया। सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो कि आपने सबसे अच्छी क्वालिटी का मैंगो खरीदा। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर कि रंगा की सिचुएशन क्या रही होगी। तो देखो, सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज़ आप एक बेस्ट क्वालिटी मैंगो खरीद के लाए। यू ईट इट स्लोली, सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग द जूसी फ्लैश, और आप इसको बड़े स्लोली खा रहे हो। पहले इसकी पील मतलब इसका छिलका उतार रहे हो, इसके जो ऊपर की आउटर कवरिंग होती है उसके मज़े ले रहे हो, उस पे से जितना भी पल्प है वो खा रहे हो बिफोर बाइटिंग द जूसी फ्लैश। लेकिन अभी तक आपने उसका जो जूसी फ्लैश है, जो सेंट्रल पार्ट है, वो नहीं खाना शुरू किया। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप अभी उस आउटर कवरिंग को क्यों खा रहे हो? क्योंकि आप कोई भी पार्ट उस मैंगो का वेस्ट नहीं करना चाहते। आप उस मैंगो का पूरी तरह से एन्जॉयमेंट लेना चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। लेकिन इससे पहले कि आप दूसरी बाइट लेते उस आम की, उस आम को जैसे ही आप बाइट करने चले, वो आम आपके हाथ से स्लिप होके नीचे गिर गया। कितनी डेंजरस सिचुएशन है एक मैंगो लवर के लिए कि वो आम आपने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था और वो स्लिप होके आपके हाथ से नीचे गिर गया। हाउ डू यू फील? तो आपको कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा आपको, क्या फील करोगे आप उस टाइम पर कि आपका फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट मैंगो जिसका आप अभी मज़ा लेने जा ही रहे थे, वो अचानक से नीचे गिर गया आपके हाथ से स्लिप होके। रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped। तो बस यही डिसअपॉइंटमेंट रंगा के चेहरे पर भी थी जैसे ही सिंगिंग स्टॉप हुई। जब सिंगिंग स्टॉप हो गई तो रंगा के भी चेहरे पर यही हाव भाव थे। उसको भी इतना ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ जितना एक मैंगो लवर को अपना आम गिरने पर होता। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। क्या आपने मुझे बुलवाया? रंगा ने पूछा राइटर से, और वो अंदर आया एंड सैट ऑन अ चेयर, और चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड। रत्ना एक डिस्टेंस पर जाकर, थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। स्टूड मतलब स्टैंड की पास्ट फॉर्म। हर हेड लोअर्ड, और उसका सर नीचे झुका हुआ था। रेस्पेक्टफुली या शाइनेस की वजह से, शर्म की वजह से शायद झुका हुआ हो। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर। रंगा उसको बार बार देख रहा था। ग्लांस मतलब टू टेक अ लुक एट, किसी की तरफ देखना, किसी की तरफ नज़र मारना। सॉरी, रंगा बार बार उसको देख रहा था। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड। और एक बार नैरेटर की और रंगा की आंखें मिली। नैरेटर और रंगा ने एक दूसरे को देखा और उसकी आंखों में एम्बेरसमेंट दिख रहा था। रंगा की आंखों में एम्बेरसमेंट दिख रहा था। वो थोड़ा एम्बेरस था कि बार बार वो रत्ना को देख रहा है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और काफ़ी टाइम तक तो किसी ने भी कुछ नहीं बोला। तीनों चुप रहे, तीनों शांत रहे, और बस आंखों से ही बातचीत होती रही तीनों के बीच में। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। ओह, शायद क्योंकि मेरी वजह से ये सिंगिंग रुक गई है। जैसे ही मैं अंदर आया आप लोगों ने सिंगिंग रोक दी, तो लेट मी लीव, चलो मैं चला जाता हूँ और आप अपनी सिंगिंग कंटिन्यू कर लो। तो रंगा ने ऐसा बोला। वर्ड्स, मियर वर्ड्स, ये सिर्फ शब्द थे, शब्द वो दिखावा कर रहा था जाने का। उसको सच में जाना नहीं था, पर एक्चुअली सॉन्ग सुनना था रत्ना का। ये सिर्फ दिखावे वाले वर्ड्स थे कि चलो मैं चला जाता हूँ। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। उस फेलो ने कहा कि वो चला जाएगा, रंगा ने कहा कि वो चला जाएगा, कि लेट मी लीव, चलो मैं चला जाता हूँ, बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वहाँ से जाने के लिए उठा नहीं, हिला नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक्चुअली में सुनना चाहता था रत्ना की आवाज़, रत्ना को गाते हुए सुनना चाहता था वो। और ये बस एक बहाना था कि शायद ये सुन के रत्ना दोबारा से गाना स्टार्ट करते, ये डायलॉग सुन के। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग। और भैया ये तो कलयुग का ज़माना है, इसमें किसकी बात का भरोसा किया जाए। लोगों के एक्शंस उनके वर्ड्स के साथ मैच ही नहीं होते। लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसने कहा कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से ताकि आप सिंगिंग कंटिन्यू कर सको,
पर ये उठने के लिए हिल ही नहीं रहा है। तो ये राइटर एक तंज कसते हुए कहते हैं रंगा पर, रत्ना रैंड इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। रत्ना भाग कर अंदर चली गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय हो गई थी। ओवरकम बाय शाइनेस मतलब उसको शाइनेस ने ओवरकम कर लिया था, शाइनेस ने घेर लिया था उसको चारों तरफ से, और इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी उसको कि वो अंदर वाले रूम में चली गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी? और कुछ देर के बाद रंगा ने पूछा कि कौन है ये गर्ल स्वामी, आप बताइए मुझे इस गर्ल के बारे में। हु इज़ दैट इनसाइड? द लायन वांटेड टू नो। अब देखो ये एक एनिमल स्टोरी के साथ इसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं नैरेटर कि क्या सिचुएशन हो गई थी यहाँ पर। तो लायन जो शिकार करने आया है वो पूछता है कौन है अंदर, हु इज़ दैट इनसाइड, मतलब गुफा में कौन छुपा हुआ है। द ही गोट, गुफा में नहीं टेम्पल में, ठीक है। सो द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु एम आई? क्या ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ? अंदर जो ही गोट छुपा हुआ है टेम्पल में वो अंदर से ही रिप्लाई करता है, क्या ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस। मैं एक पुअर एनिमल हूँ जिसने ऑलरेडी 9 लायंस को खा रखा है। आई हैव वाउड टू ईट 1 मोर। और मैंने वो किया है, मैंने कसम ली है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं एक लायन को तो और खाऊंगा। ये बात कौन कह रहा है? ही गोट। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल? बताओ क्या तुम मेल हो या फीमेल हो? तो ये देखो ये ही गोट अपनी चाल चल रहा है, ही गोट चाल चल रहा है ताकि शेर डर जाए और शेर डर के चला जाए और उसका शिकार ना करे। तो वो पूछता है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बताओ कि तुम मेल लायन हो या फीमेल लायन हो, तुम नर शेर हो या मादा शेर हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स। तो ऐसा लग रहा है जैसे लायन उस जगह को डर के मारे छोड़कर भाग गया। फ्लेड का मतलब होता है किसी भी जगह को छोड़ के भागना। लाइक द ही गोट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़? तो उसी ही गोट की तरह मैंने भी रंगा से पूछा, क्या क्या मैटर करता है, क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों को ही कि कौन है ये लड़की? आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर इन द मैरिंग काइंड। क्योंकि मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है तो मुझे इस लड़की से कोई लेना देना है नहीं, और तुम शादी करना नहीं चाहते, तुम बैचलर रहना चाहते हो, तो तुम क्यों इंटरेस्टेड हो इतना? तो हम दोनों के ही काम का नहीं है ये सवाल कि ये लड़की है कौन। एक तरह से नैरेटर रंगा के अंदर से वो फीलिंग निकालना चाह रहे थे और ये उससे कहलवाना चाह रहे थे कि हाँ भैया मैं शादी करना चाहता हूँ, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही है ये है कौन। तो ये एक पिक्चर है जो डिपिक्ट कर रही है, जो फ़िलहाल सीन चल रहा है। ये उसका हारमोनियम रखा है रत्ना का, और ये दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं रूम में, और ये भाग के अंदर जाके यहाँ से छुप कर सुन रही है बातें लोगों की, इन दोनों की। तो ये रत्ना है और ये दोनों, ये नैरेटर होंगे और ये रंगा है जो अभी अभी शहर से वापस आया है। सो आप देख सकते हो इस पे वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, ये पैंट्स पहने हुए हैं, जबकि इधर वाला पर्सन धोती पहने हुए है। सो ये ट्रेडिशनल पर्सन है एंड ही इज़ अ मॉडर्न पर्सन। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़न्ट मैरिड देन? और बड़ी होपफुली उसने पूछा, रंगा ने नैरेटर से, अच्छा तो इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है, मतलब ये लड़की अभी अनमैरिड है, इससे शादी की जा सकती है। His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. उसकी आवाज़ में भी उसका एक्साइटमेंट दिख रहा था, उसकी आवाज़ ने उसको बेट्रे नहीं किया, मतलब जो एक्साइटमेंट अंदर था उसके वो उसकी आवाज़ में भी दिख रहा था। बट आई न्यू इट वॉज देयर। लेकिन मुझे भी पता था कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेकर, इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है। शी वॉज़ मैरिड अ ईयर अगो। तो राइटर कहते हैं रंगा से, उसकी 1 साल पहले अभी शादी हुई है, 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। His face shriveled like a roasted brinjal। अब रंगा का चेहरा देखने लायक था इस टाइम पर, उसका चेहरा एकदम उदासी से भर गया, उसका चेहरा एकदम सूख गया। श्रिवल का मतलब होता है सूखना, ड्राइनेस की वजह से एक्साइटमेंट चली गई, जो चमक थी चेहरे पे वो चली गई और उसका चेहरा सूख गया। लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, इस तरह सूख गया जैसे एक ब्रिंजल को रोस्ट कर देते हैं, ब्रिंजल मतलब बैगन, तो ऐसा सूख गया उसका चेहरा जैसे कि बैगन हो रोस्टेड वाला। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। और कुछ टाइम के बाद रंगा ये कहते हुए चला गया कि आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम,
मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे घर पे कुछ काम है। तो रंगा ने बहाना बनाया और रंगा वहाँ से जल्दी से चला गया। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars, I'll come later. मैं हमारे शास्त्री के पास गया। शास्त्री एक तरह से जो शास्त्रों को पढ़ाते हैं या जो भविष्य बताते हैं सितारों को देखकर, एस्ट्रोलॉजर्स कह सकते हो आप। तो ये अपने शास्त्री के पास गए नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में, एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। सब कुछ रेडी रखना, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना, स्टार्स को रीड करना। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैंने उसको सब कुछ सिखा दिया था, ट्यूटर कर दिया था कि क्या क्या उसको वहाँ पर बोलना है। जब मैं वापस से आऊँगा तो इनकी क्या प्लानिंग होगी कि रंगा को लेकर ही आएंगे वहाँ पर, और रंगा को कुछ इस तरह से कन्विंस कर देंगे कि वो शादी कर ले। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। मुझे रंगा के अंदर कोई भी चेंज नज़र नहीं आया जब मैं उसको उस दोपहरी मिला। चेंज नज़र नहीं आया मतलब कि उसका जो मन था कि शादी नहीं करनी, वो अब भी वैसा ही था। रत्ना को देखकर भी चेंज नहीं हुआ था, उस गर्ल को देखकर भी चेंज नहीं हुआ था। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। क्या बात है, तुम बहुत सोच में लीन लग रहे हो, तुम काफ़ी गहरी सोच में हो। आई सेड, मैंने ये बात कही। नथिंग नथिंग्स रॉन्ग, बिलीव मी, नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, मेरा विश्वास करो। ये रंगा कहता है नैरेटर से। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। अच्छा, शायद सर दर्द हो रहा है तुम्हें, तो चलो आओ डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर को दिखा लो तुम अपना सर दर्द। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। नहीं नहीं, मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं अपना यूजुअल जैसे हूँ वैसे ही हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, ना सर दर्द है ना परेशानी है। इट्स जस्ट आई एम माई यूजुअल सेल्फ, जैसा मैं यूजुअली होता हूँ वैसे ही हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। मैंने मतलब राइटर ने, नैरेटर ने फिर रंगा से कहा कि आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मेरे साथ भी यही दुविधा थी, मेरे साथ भी यही परेशानी थी। जब मैं अपने लिए गर्ल चूज़ कर रहा था, जब मैं शादी करने वाला था, तो मेरे सामने भी यही सारी परेशानियां थी जो तुम अब फेस कर रहे हो। बट आई डोंट थिंक दैट दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस प्रेजेंट कंडीशन में तुम हो उसकी वजह ये शादी वाली बात है, कुछ और बात है, कुछ और गहरी बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। लेकिन शादी वाली बात से कोई इतना चिंतित तो नहीं होता, इतना सोच में नहीं पड़ जाता। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ स्टेयर किया, घूर के देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। चलो ऐसा करते हैं कि शास्त्री के पास चलते हैं और उससे कुछ सलाह मशवरा लेते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो चलो हम इसी बहाने ये भी पता लगा लेंगे कि गुरु, गुरु माने गॉड, भगवान यहाँ पर ऊपर वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या गुरु और शनि, शनि मतलब प्लैनेट्स का पोजीशन, प्लैनेट्स का मूवमेंट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखकर हमारा भविष्य बताते हैं, या ये बताते हैं कि कौन सा काम करना हमारे लिए उस टाइम पर फेवरेबल होगा। या जैसे मुहूर्त निकालते हैं, तो मुहूर्त कैसे निकालते हैं, स्टार्स की और प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर भी ये यही बोल रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारा शनि खराब हो, तुम्हारे पोजीशनिंग गड़बड़ हो, या गुरु तुमसे नाराज़ हो, गॉड तुमसे नाराज़ हो। तो देखते हैं क्या नाराज़ भी हैं ये लोग तुमसे या नहीं, या तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही है या नहीं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा ने मुझे अकम्पनी किया बिना किसी प्रोटेस्ट के। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, टू अपोज समथिंग और समवन, यानी कि रंगा ने मुझे जाने से बिल्कुल मना नहीं किया मेरे साथ, और रंगा शास्त्री के पास चला गया मेरे साथ बिना कुछ मना किए। एज सून एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम्ड, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, मुझे मतलब नरेटर को देखा, व्हाट अ सरप्राइज, तो उसने एक्सक्लेम किया, क्या सरप्राइज की बात है श्याम, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ नरेटर का नाम पहली बार आया है, क्या है, नरेटर का नाम है श्याम। वैसे तो राइटर का नाम हमें मालूम है, लेकिन श्याम एक जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी, उनका नाम इस स्टोरी में श्याम है। हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा। श्याम इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। तो श्याम कोई नहीं है, तुम्हारा सर्वेंट है। तुम्हारा सर्वेंट मतलब रीडर का सर्वेंट, जो ये कहानी पढ़ रहे हैं उन लोगों का सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब नौकर नहीं होता हर बार, सर्वेंट का मतलब होता है जो कोई सर्विस दे किसी को, राइट।
तो यहाँ उस सेंस में सर्वेंट यूज़ हुआ है कि आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सर्विस के लिए हाजिर हूँ यहाँ पर, द नरेटर ऑफ दिस टेल, और मैं ही इस टेल का नरेटर हूँ। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, वॉट, ओनली दिस मॉर्निंग। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। सो क्या हुआ, जैसे ही ये बात बोली कि तुम्हें बहुत लंबे टाइम के बाद देखा, तो नैरेटर एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि अभी तो वो मिल के गए थे, सुबह सुबह सब समझा के गए थे कि ऐसे ऐसे बताना है। तो फिर उनको याद आया, अरे नहीं नहीं, ये बात हम रंगा के सामने नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते कि हम अभी मिल के आए हैं और ये दोबारा से हम मिल रहे हैं। तो रंगा को भनक लग जाएगी कि ये कुछ फिक्स्ड मीटिंग है, ये मीटिंग ऐसी है जिसमें रंगा को कन्विंस किया जाएगा किसी बात के लिए। तो ये राइटर बोल रहे थे, मिड सेंटेंस वो रुक गए। क्या बोल रहे थे? व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो? ओनली दिस मॉर्निंग, अभी सुबह ही तो हम ये कहने जा रहे थे कि सुबह ही तो हम मिले थे। पर उन्होंने अपनी बात मिड सेंटेंस बोल दी, लेकिन शास्त्री ने उनका सेंटेंस कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विज़िट मी। तो शास्त्री ने उनका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि सुबह ही तुमने आज अपना सारा काम फिनिश कर लिया, और ताकि तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओ मुझसे मिलने के लिए। तो शास्त्री ने बात को इस तरह से छुपा लिया कि ये दोनों सुबह मिल चुके हैं। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. और हैड ही नॉट डन सो, अगर उस शास्त्री ने वो मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया होता, बात को नहीं घुमाया होता, तो मैंने अपनी ये जो हमारी प्लान है, जो हमारा ये साजिश है, इसको हमने रुइन कर दिया होता, इसको बर्बाद कर दिया होता, क्योंकि रंगा को पता चल जाता कि ये फिक्स्ड मीटिंग है। और हमारा प्लान इस तरह से बर्स्ट हो जाता जैसे सूरज में रखे हुए ग्रेन्स फट जाते हैं, धूप की वजह से, ड्राइनेस की वजह से फट जाते हैं ग्रेन्स। तो इसी तरह से हमारा प्लान भी फेल हो जाता। आई वॉज़ एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, और मैं बहुत केयरफुल हो गया उसके बाद से। मैं जो भी बोल रहा था बहुत सोच समझ के बोल रहा था उसके बाद। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ घूमा। टर्न टू रंगा मतलब रंगा से बात करने के लिए रेडी हुआ। When did the young son of our accountant clerk come home? और हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का यंग बेटा कब घर आया? मतलब पूछ रहे थे कि रंगा कब घर आया। What can I do for him? It's very rarely that he visits us. तो बताओ मैं रंगा के लिए क्या कर सकता हूँ, हमारे अकाउंटेंट के प्रिय बेटे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और ये बहुत रेयर होता है कि ये हमें विज़िट करते हैं, वरना तो ये कोई विज़िट ही नहीं करता हमें। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। तो तुम अपना पैराफेरनेलिया निकाल लो। पैराफेरनेलिया का मतलब होता है सामग्री। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो हमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, कुछ सामान चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं पैराफेरनेलिया। तो कहते हैं कि तुम अपनी सामग्री निकाल लो। शास्त्री जी से कहते हैं राइटर, आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ये किसी दुविधा में है, तो देखो कि क्या दुविधा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरीइंग हिम? क्या तुम ये बता सकते हो कि रंगा को किस बात की चिंता हो रही है? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट? तो चलो देखते हैं कि तुम्हारी जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस है वो कितनी कामयाब है, उसका टेस्ट लेके देखते हैं। तो एक तरह से ये बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो टेस्ट है, ये बिल्कुल भी रिग्ड नहीं है, बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, इसमें किसी तरह का मेल मिलावट नहीं है। जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे इस टेस्ट के वो नेचुरल होंगे। लेकिन इन्होंने पहले ही सांठ गांठ कर रखी है कि रंगा को क्या बताना है। तो देखते हैं आगे। अब यहाँ से स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। जैसे ही मैंने ये बात शास्त्री से बोली तो मेरी आवाज़ में एक अथॉरिटी झलक रही थी। अथॉरिटी मतलब एक पावर झलक रही थी। कन्विक्शन के साथ मैं ये बात को बोल रहा था, कन्विंस करने के मूड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था इस बात को। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम काउरीज एंड अ बुक ऑफ पाल्मेरा लीव्स सेइंग। तो उन्होंने क्या करा, 2 शीट्स निकाली पेपर की, 2 शीट्स ऑफ पेपर निकाले, सम काउरीज, कुछ काउरीज निकाली। काउरीज एक तरह की शेल होती है जो सी क्रिएचर्स से एक्सट्रैक्ट की जाती है, और इससे ज़्यादातर एम्यूलेट्स बनते हैं, ताबीज़ बनते हैं। बहुत कुछ कल्चर्स में, कुछ में इसका ज्वेलरी भी बनती है, कई सारे यूजेस में आता है ये।
सम तो काउरीज निकाली उन्होंने, एंड अ बुक ऑफ पैल्मेरा लीव्स, और पैल्मेरा एक तरह का पाम ट्री की ही स्पीशीज़ होती है, तो पैल्मेरा लीव्स से बनी हुई एक किताब निकाली उन्होंने। और क्या कहा, सेइंग आर्स इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या, हमारी जो साइंस है ये एक एंशियंट साइंस है, पुरातन विज्ञान है ये, पुरानी विज्ञान है ये। अय्या, अय्या का मतलब होता है ऑनरेबल, कन्नड़ में अय्या को बोलते हैं ऑनरेबल। सो देयर्स अ स्टोरी टू इट, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं तुम्हें उस कहानी के बारे में बता के बोर नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वो स्टोरी नहीं बताऊँगा अभी। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज़ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, ये कोई हरी कथा नहीं है, ये कोई रिलीजियस स्टोरी नहीं है जिसमें एक स्टोरी के अंदर मैं तुम्हें दूसरी स्टोरी बताना शुरू कर दूँ, तो यू मे गेट बोर्ड, अगर मैं ऐसे बताना शुरू करूँगा तो शायद तुम बोर हो जाओगे। आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम, तो शास्त्री बोलते हैं कि इसीलिए तुम बोर ना हो तो मैं तुम्हें ये स्टोरी किसी और टाइम सुनाऊंगा, मैं तुम्हें कभी और ये स्टोरी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री ने अपने लिप्स को फास्ट मूव किया, शास्त्री ने लिप्स को फास्ट मूव किया मतलब कुछ मंत्र पढ़ा होगा एज ही काउंटेड, और क्योंकि वो उंगली पे काउंट भी कर रहे थे कि शायद कितनी बार मंत्र का जाप कर रहे हैं, कितनी बार मंत्र बोल रहे हैं। एंड देन आस्क्ड, और उसके बाद पूछा, व्हाट्स योर स्टार, रंगा डिडेंट नो, नेवर माइंड, तो शास्त्री ने रंगा से पूछा, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारा स्टार क्या है, मतलब कौन सा स्टार मानते हो तुम, ये तुम्हारी राशि क्या है, इस तरह का सवाल पूछा। रंगा को पता ही नहीं था, क्योंकि रंगा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, ना उसको नॉलेज थी इस बात की। नेवर माइंड, तो शास्त्री कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने इंडिकेट किया कि ठीक है कोई बात नहीं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, तो शास्त्री ने कुछ और कैलकुलेशंस करी एक सीरियस टोन में बोलने से पहले, तो ऐसे कैलकुलेशंस करी दिखावे के लिए, ताकि लगे कि हाँ सच में कुछ ना कुछ इन्होंने कैलकुलेट किया है, कुछ ना कुछ सोच के बोल रहे हैं ये। इट्स अबाउट अ गर्ल, ये एक गर्ल के बारे में है, शास्त्री बोलते हैं। तो यहाँ ये सब इनकी प्लानिंग थी, लेकिन देखो कितना मज़ा आ रहा है, अभी रंगा को नहीं पता ये बात कि ये सब प्लान्ड है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, तो नैरेटर कहते हैं कि मैं अपनी हंसी रोक रहा था इस पूरे समय में, क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही थी ये सुन के, ये सब बातें जो हम कर रहे थे, क्योंकि ये सारी प्लान्ड थी, तो इसीलिए मैं बार बार अपनी हंसी रोक रहा था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और अचानक से मैं हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, तो मैं रंगा की तरफ हुआ बात करने को। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, देखा देखा एग्जैक्टली ये मैं वही कह रहा था ना कि ये कुछ लड़की का ही चक्कर है, लड़की की ही बात है। हु इज़ दिस, हु इज़ द गर्ल, इट वॉज़ योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, तो हु इज़ द गर्ल, ये क्वेश्चन किसने पूछा, हम्बल सर्वेंट ने, मतलब नैरेटर ने पूछा ये क्वेश्चन, हु इज़ द गर्ल, कौन है वो गर्ल, ये बात उन्होंने शास्त्री से पूछी। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, शास्त्री ने कुछ देर सोचा रिप्लाई करने से पहले, और सोचा क्यों, दिखावा करने के लिए कि हाँ रुको रुको मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा उसका नेम, और अचानक से फिर कहते हैं कि शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, तो उस लड़की का नाम किसी ऐसी चीज़ पे है शायद जो ओशन में पाई जाती है। कमला, तो ये नैरेटर कहते हैं क्या कमला है उसका नाम, तो शास्त्री जी कहते हैं मे बी, हो सकता है। कुड इट बी पाची, मॉस, क्या ये पाची हो सकता है, पाची एक कन्नड़ वर्ड है मॉस के लिए, जो मॉस हम देखते हैं फंगस वगैरह, एल्गी फंगस और ये सब जो पाई जाती हैं ओशन के अंदर, क्या ये पाची है नाम। मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट्स नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन, तो ये शास्त्री अब बोलते हैं मस्ट इट बी मॉस, तो ये मॉस भी हो सकता है अगर कमला नहीं है, और क्या पता पर्ल हो नाम या रत्न हो, है ना, रत्न, क्योंकि रत्न भी तो ओशन के अंदर पाए जाते हैं सीपीओ में, तो बोले रत्ना भी तो हो सकता है उसका नाम, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज़ रत्ना, तो ये नैरेटर कहने लगते हैं अचानक से, रत्ना, ओ रत्ना की बात कर रहे हो तुम, वही रत्ना जो रामा राव के घर वाली रत्ना है। टेल मी इज़ देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट, हाँ हाँ तो मुझे जल्दी बताओ क्या हमारे नेगोशिएशन करने का कोई फ़ायदा है,
इज़ देयर एनी चांस मतलब क्या कोई भी संभावना है, कोई भी प्रोबेबिलिटी है ऑफ आर नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, टू टॉक अबाउट समथिंग टू रीच अ कंक्लूजन। ठीक है, तो नेगोशिएशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दोनों फैमिलीज़ आपस में अगर रिश्ते की बातचीत करें, एक दूसरे के साथ मैरी करने की बातचीत करें, तो क्या ये नेगोशिएशंस फ्रूट बियर करेंगे, क्या ये नेगोशिएशंस अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे, क्या इन नेगोशिएशंस को करने का कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। ठीक है, तो अब दोबारा से पढ़ो इस सेंटेंस को तो कितना आसान लगेगा। टेल मी, इज़ देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट। क्या हमारे नेगोशिएशंस से कोई भी फल मिलेगा, हमें कोई भी फ़ायदा मिलेगा। क्या रत्ना के घर वालों से अगर हम रंगा की बातचीत कराएं तो क्या इन दोनों की शादी संभव है, पॉसिबल है। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। शास्त्री बोलते हैं डेफिनेटली, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। कुछ देर सोचते हैं झूठ मूठ का, दिखावे का, और फिर कहते हैं बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। There was surprise on Ranga's face and some happiness. I noticed it. और रंगा बिल्कुल सरप्राइज हो गया था यहाँ पर। रंगा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शास्त्री ऐसा बोल देंगे कि रत्ना से ही इसकी शादी होनी है, या रत्ना इसके लिए सूटेबल गर्ल है। एंड सम हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी भी थी, क्योंकि वो रंगा को कहीं ना कहीं लाइक करता था, कहीं ना कहीं उसको रंगा पसंद भी थी, रत्ना पसंद भी थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने इस बात को नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। लेकिन वो लड़की तो मैरिड है। अब जैसे इन्होंने इससे पहले भी कह दिया था कि उसकी तो 1 साल पहले ही शादी हो चुकी, तो ये फिर से कहते हैं नैरेटर, देन आई टर्न टू हिम, और फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा, रंगा की तरफ। हिज फेस हैड फॉलन, रंगा का चेहरा फिर से उतर गया था एक बार। आई डिडंट नो ऑल दैट, there may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated. शास्त्री said. तो शास्त्री जी कहते हैं अपना बचाव करते हुए भी, और ऐसे दिखाते हुए कि देखो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो मेरे शास्त्र बता रहे हैं मुझे, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ तुमको। आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं पता कि उसकी शादी हो गई या नहीं हुई। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सूटेबल, हो सकता है रत्ना नाम से ही कोई और गर्ल हो जो सूटेबल हो इसके लिए, या कोई और गर्ल हो जो सूटेबल हो, रत्ना ना हो वो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्रा इंडिकेटेड, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ उतना ही बताया जितना मेरे शास्त्राज ने, मेरे ग्रंथों ने इंडिकेट किया मुझे। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले आए शास्त्री जी के पास से। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव's हाउस, और रास्ते में हम रामा राव के घर के आगे से भी पास हुए। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अकेला रत्ना के रामाराव के घर के अंदर गया और 1 मिनट बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज़ंट मैरिड इट सीम्स। तो ये बाहर आते ही डायलॉग कहते हैं कि सरप्राइजिंग, अरे बड़े सरप्राइज़ की बात है, ऐसा लगता है, इट सीम्स कि दिस गर्ल इज़ंट मैरिड, इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी द अदर डे डेट शी वॉज, लेकिन किसी ने मुझे एक दिन बता दिया था कि इसकी शादी हो गई है, पर ऐसा सच नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई है अभी। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, और बड़े एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं कि जो भी हमें शास्त्री जी ने बताया, जो भी हमें उन्होंने प्रिडिक्शन करके दी, अपने शास्त्रों के मुताबिक जो बात बताई, वो बिल्कुल सच है, हकीकत है वो बात, मतलब तुम्हारी शादी हो सकती है रत्ना के साथ। बट रंगप्पा, आई कैंट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगप्पा मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उससे शादी करने के बारे में सोच रहे हो। अब देखो, ब्लेम सीधे सीधे नैरेटर ने रंगा पे ही डाल दिया, जबकि रंगा के माइंड में ऐसा कुछ शादी वाला नहीं चल रहा था, पर इन्होंने अब बात को इस तरह से फ्रेम किया कि ऐसा लगे कि रंगा सच में चाहता है, और पूरी कायनात भी चाहती है कि रंगा और रत्ना साथ में आए, क्योंकि शास्त्री जी ने भी बोल दिया अब। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, इज़ इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। माधवाचार्य की कसम खाओ तुम, ठीक है, और मुझे बताओ क्या ये सच है जो शास्त्री जी ने कहा कि तुम्हारे लिए ये सूटेबल है रत्ना, क्या तुम भी रत्ना के बारे में कुछ सोचते हो, मुझे सच सच बताओ। तो यहाँ देखो फुटनोट्स में पढ़ लेते हैं माधवाचार्य में क्या लिखा है। एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया, तो ये एक वेदांतिक फ़िलोसोफ़र रहे हैं, बहुत महान फ़िलोसोफ़र रहे हैं। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी कि द लास्ट ऑफ द वेदास।
ठीक है, तो वेदास के जो लास्ट में आते हैं ना, वो बुक्स आती हैं सच एज गीता। तो हिंदुज़म में जो गीता है वो एक वेदांत है। तो जो लोग वेदांत को पढ़ते हैं और वेदांतिक फ़िलॉसफ़ी को मानते हैं, वो लोग कहलाते हैं वेदांतिक। ठीक है, तो गांधी जी भी काफ़ी हद तक वेदांतिक फ़िलॉसफ़ी को मानते थे। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। तो ये कहते हैं कि माधवाचार्य की कसम खाओ कि जो शास्त्री जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। और मुझे नहीं पता था कि अगर कोई और सवाल पूछता यही वाला रंगा से, तो इतनी डायरेक्टली पूछता कि क्या तुम्हें यही लड़की पसंद है, या जो शास्त्री जी बोल रहे हैं वही सच है या नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, रंगा एडमिटेड, रंगा ने ये बात कबूल करी, ये बात एडमिट करी। क्या बात, देयर्स ग्रेटर ट्रुथ इन डैट शास्त्रा देन वी इमेजिन। रंगा ने कहा हाँ हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि उन शास्त्रों में इतना ज़्यादा सच है कि हमारे भी सच से परे है वो। मतलब हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या ठीक है, लेकिन अगर शास्त्रास बोलते हैं तो ठीक ही होगा। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जो भी शास्त्री ने कहा वो बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल ट्रू है, और मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। तो शास्त्री कुएं पर था। शास्त्री कुएं से मे भी पानी सींच रहा हो या कुएं के पास खड़ा हो जब मैं वहाँ पर गया उस शाम। आई सेड सो शास्त्री गले यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। तो मैं उनके पास जाके बोलता हूँ, मतलब नैरेटर शास्त्री के पास जाके बोलते हैं, शास्त्री जी आपने वही सब रिपीट कर दिया जो मैंने आपको सिखाया था, और आपने कोई सस्पिशन भी नहीं होने दिया, कोई शक नहीं होने दिया रंगा को कि ये सब हमारी बातचीत हो रखी है पहले इस बारे में। व्हाट अ मार्वेलस शास्त्र योर्स इज़। कितना मार्वेलस शास्त्र है तुम्हारा। क्योंकि शास्त्र पढ़ के तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, तो ये एक टॉन्ट वाले वे में कह रहे हैं कि तुम्हारा बड़ा अच्छा शास्त्र है यार, बड़ा मार्वेलस है। ही डिडेंट लाइक इट एट ऑल। उसको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई शास्त्री को। तो शास्त्री क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू सेइंग, क्या बात कर रहे हो भाई तुम, मेरे शास्त्राज में पावर नहीं है, मेरे शास्त्राज में ऐसा तो नहीं है कि पावर नहीं है। व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्राज। जो भी तुमने मुझे बताया, अगर तुम मुझे नहीं भी बताते तो एनीवेज मैं शास्त्रों से उस बात को फाइंड आउट कर लेता, मैं पता लगा लेता अपने शास्त्रों की मदद से कि क्या सच है और क्या नहीं। तो ऐसा मत समझो कि मेरे शास्त्राज में पावर नहीं है, या मैंने सिर्फ जो तुमने बात बताई वो बोल दी। मेरे शास्त्रों में भी मुझे बहुत ज्ञान है और मैं भी ये बात पता लगा सकता था। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। ये मत भूलो कि मैंने जो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने उसके ऊपर हिंट्स बनाए, उसके ऊपर हिंट्स डेवलप किए। जैसे कि ओशन वाली बात कही थी कि कुछ ओशन से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बीच बीच में डिटेल्स भरी थी, ये क्रिएटिविटी डाली थी अपनी प्रेडिक्शन में ताकि प्रेडिक्शन रियल लगे। टेल मी इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। तो ये नैरेटर हम लोगों से पूछते हैं, रीडर से, कि बताओ ऐसा कोई डिसेंट मैन कहता है, ऐसा कोई डिसेंट मैन बोलता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। तो रंगा फिर एक दिन और आया मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड। क्यों, किस बात की दावत है भाई, किस बात के लिए मुझे इनवाइट करने आए हो, मैंने पूछा। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। तो ये श्याम का बर्थडे है, वो भी 3 साल का हो गया है। श्याम कौन है? इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नाम नहीं रखा तुमने, क्योंकि श्याम का बेसिक लिटरल मीनिंग होता है ब्लैक, ठीक है, काला। तो ज़्यादातर श्याम ऐसे लोगों का नाम रखा जाता है जो कॉम्प्लेक्शन से डार्क हों, पर कोई ज़रूरी नहीं है। ये इंडियन थिंकिंग है, इंडियन रेशियल थिंकिंग है, ये रेसिस्ट लोगों की थिंकिंग है कि काले का नाम ही श्याम रखा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ये थिंकिंग झलक रही है। वो क्या कह रहे हैं, राइटर कहते हैं रंगा से, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। देखो मेरा तो रंग ही ऐसा है कि मैं बहुत डार्क दिखता हूँ, मैं ऑयल केक की तरह दिखता हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम। लेकिन तुम्हारा जो चाइल्ड है, मतलब रंगा का जो बेटा है, उसका नाम तुमने श्याम क्यों रखा, वो तो एक गोल्डन चाइल्ड है, बहुत अच्छा उसका साफ़ सुथरा रंग है। तो देखो यहाँ पर ये 3 साल आगे की बात हो गई, क्योंकि उसका रंगा का बेटा भी हो गया और 3 साल का हो गया, उसका नाम रखा इन्होंने श्याम। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू। कितने तुम बचकाने कपल हो, कितने चाइल्डिश कपल हो तुम दोनों। रत्ना और तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब रत्ना और रंगा की शादी हुए वे भी 3 साल हो गए।
और अब इनका बेटा है जिसका तीसरा बर्थडे है आज। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। तो नैरेटर कहते हैं रंगा से कि हाँ हाँ मुझे पता है कि ये एक इंग्लिश कस्टम होती है, एक रीति रिवाज चली आ रही है अंग्रेज़ों के ज़माने से कि आप अपने बच्चे का नाम किसी ऐसे पे रखें जिसको आप लाइक करते हैं। तो मे बी ये श्याम को लाइक करते होंगे। श्याम इज़ अ गॉड इन हिंदुइज़्म। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ। तो नैरेटर कहते हैं रंगा से अब तुम्हारी वाइफ 8 months प्रेग्नेंट हैं। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तो कौन है जो तुम्हारी मम्मी को कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। मेरी सिस्टर मेरे साथ आई हैं। आई वेंट देयर फॉर डिनर। तो मैं वहाँ चला गया डिनर करने, मतलब राइटर रंगा के घर चले गए। श्याम रज टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। और श्याम भागता हुआ मेरे पास आया जब मैं रंगा के घर पे गया, और श्याम ने अपने आर्म्स मेरे लेग्स के अराउंड बांध लिए, मतलब मुझे हक किया। तो अब इतना टॉल तो था नहीं, श्याम अभी 3 साल का ही है, तो जितनी भी हाइट थी उसकी वो राइटर के लेग्स तक ही आ रही थी, तो उसने हक कर लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। और मैंने उसको चीक्स पर किस किया, उसके गालों पर एक किस किया, और उसके जो टाइनी लिटिल फिंगर है, मे बी जो 5th फिंगर होती है, उस लिटिल फिंगर पे एक रिंग प्लेस कर दी, एक रिंग पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ़ यू रीडर। चलो अब मुझे अलाउ करो कि मैं आपसे विदाई ले सकूं। ये रीडर से बोल रहे हैं बात। आई एम ऑलवेज़ हियर रेडी टू सर्व यू। यू आर नॉट बोर्ड आई होप। मैं हमेशा यही हूँ तुम्हें सर्व करने के लिए, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। तो यहाँ ये स्टोरी एंड हो गई, और आई होप आपको एक्सप्लेनेशन में मज़ा आया होगा, बिकॉज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और इसमें काफ़ी हद तक इंडियन जो कस्टम्स हैं, जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, वो झलकते हैं। तो फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि इस स्टोरी की एक शॉर्ट समरी लिखने की कोशिश करो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।